हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? रिवीजन वगैरह किया सबने? कुछ थोड़ा बहुत आया दिमाग में? शुरुआत हुई, समझ आया? ठीक है। चलिए अब आगे, आज हम दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है। तो जो कल हमने टॉपिक किया उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं डिक्टेट करना चाहता था आप लोगों को, है ना, वो मैंने रखा हुआ है। एक तरीका तो ये है कि मैं पहले डिक्टेट कर दूं आप लोगों को, और फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आए। और दूसरा तरीका ये है कि हम टॉपिक शुरू करते हैं, और वो क्योंकि डिक्टेशन में थोड़ी देर में आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो, तो उसका तरीका ये है कि आप लोग 3-4 पेज छोड़ दें या तो उस जगह के लिए, और अगर लूज पेपर लगाए हैं तो कभी भी ऐड कर सकते हैं, है ना, और फिर आगे 3-4 पेज छोड़ के ये वाला टॉपिक देना डाल दीजिए। ठीक है, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है, बस वही है कि जैसे थोड़ा सा गैलेक्सी के बारे में, थोड़ा सन के बारे में, थोड़ा अर्थ के बारे में, या जितने भी प्लैनेट हैं उनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स बताने हैं बस। ठीक है, तो वो सारी बुक्स में जो लिखे हैं वही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो मैं करा दूंगा आप लोगों को, या तो आज ही क्लास के एंड में, बाद में करा देंगे अगर टाइम बचता है, नहीं तो जब हमें टाइम मिलेगा तब करा देंगे, वो हमेशा रहेगा, वो सीधा सीधा फैक्चुअल पोर्शन है। ठीक है, तो या तो आप बताएं कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो हम कर लेते हैं। तो वी स्टार्ट द टॉपिक, न्यू वन, राइट? ओके। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि और लोग जो आ रहे हैं वो भी आ जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ पर गुड़गांव से ही हैं या फिर आउटसाइडर्स में हैं? आप बाहर से हैं? यहाँ पढ़ाई के लिए आए हुए हैं? अच्छा, आप भी बाहर से हैं। ठीक। आप भी बाहर से हैं? मानेसर? तो मानेसर से डेली अप डाउन कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। मानेसर से डेली अप डाउन कर रहे हैं, मतलब आपको 1.5 घंटा लगता होगा वहां से यहाँ तक आना? ऐसा तो नहीं है, खुद का हो तो आधा घंटा। मैं सेक्टर 92 से आया हूँ अभी। दैट इज वेरी नियर बाई फ्रॉम द मानेसर, है ना। तो अभी आज आधा घंटा इसलिए लगा है क्योंकि आज सैटरडे है। कल मुझे 2 घंटा लगा था, है ना। ट्रैफिक इज द मेन फैक्टर, वरना डिस्टेंस तो हाईवे है पूरा, आप सीधे सीधे आ सकते हो। मेन तो ट्रैफिक ही है। तो चलो 5 मिनट और वेट करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। आज हम लोग बेसिकली क्या शुरू करने वाले हैं? आज लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले, सबसे पहले समझेंगे लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है ना। आ, आज इसका रोल थोड़ा सा आएगा। ठीक है, इसमें दिया है। ठीक। चलो, तो इसका थोड़ा सा रोल रहेगा ग्लोब का। और आप लोगों ने घर में अपना स्टडी रूम बना रखा है प्रॉपर? स्टडी टेबल बना रखी है अपनी? नहीं बनाई है तो बना लेना। लेट के पढ़ने वाला काम मत करना कि लेटे लेटे रिवीजन कर रहे हैं, तकिया यहाँ पर लगा लिया, पिलो लगा करके आधी आधा झुक के रिवीजन कर रहे हैं। इससे एफिशिएंसी कम होती है। ये आजमा के देखिएगा टेबल चेयर पे, मतलब अपने टाइम टेबल है जो वो 7 बजे आपका होना चाहिए कि भाई 7 बजे मुझे टेबल चेयर पे आ जाना है। 7 बजे अगर आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं तो टेबल चेयर पे बैठने वाला है वो 7 बजे, मतलब बाकी डेली एक्टिविटीज आपको 7 से पहले कर लेनी है ना। 7 बजे टेबल चेयर पे आ जाना है। अपना एक स्पेस बनाइए, जैसे होता है ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जैसी चीजें हो पा रही हैं। क्यों हो पा रही हैं? इसलिए क्योंकि सब एक ही काम के लिए आए हुए, तो माहौल है ना। ये बाहर से आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? माहौल है ना। दिल्ली में माहौल है, आप मानेसर से आएंगे तो माहौल है, ये बाहर से आएंगे मतलब माहौल की वजह से सब लोग यहाँ। जो लोग घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडीज मौजूद है, लेकिन फिर भी आए हुए हैं ताकि माहौल मिले, तो कमरे में भी आपको अपना एक माहौल बना के रखना है। आप लोग 4 मैप ले लीजिए। 4 मैप ले लीजिए, बड़े बड़े, है ना। इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल और वर्ल्ड पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये 4 मैप आप लोग ले लीजिए और अपने कमरे में लगा लीजिए। आई थिंक 20-25 रुपए का वो पेपर वाला आता है, वही वाला लीजिएगा, कॉस्टली वाला मत लीजिएगा। पेपर में लगा फट भी जाएगा तो उसे टेप से चिपका दीजिएगा, और ज्यादा फट जाए तो दूसरा 25 रुपए का ले सकते हैं, है ना, महंगा वाला मत लेना। तो 4 ले लेना आप लोग, है ना। या फिर अगर आप लोग बहुत कंफर्टेबल हैं कि भाई पॉलिटिकल तो दिमाग में है सर, तो फिजिकल फिजिकल ले लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है कि 4 आप लोग लेना, इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल। ये मैप बस लगे रहने चाहिए आपके कमरे में। माहौल बनाते हैं, है ना। भले ही आप देखो ना देखो, माहौल में रहते हो आप। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का कमरा आ गया, है ना।
और कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, रटना नहीं है कि एक एक लोकेशन रटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ना वैसे क्वेश्चन आते हैं और ना, मतलब वो जमाना ही चल जा चुका है। हमें पढ़ाई क्या करनी है, देखो चीजें तो बुक्स में बहुत सारी हैं, हमें वो पढ़ाई करनी है जो पीवाईक्यू हमें बताता है ना। पीवाईक्यू से हमें एनालिसिस कर सकते हैं ना कि क्या पूछता था पहले, अब क्या पूछता है, तो रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि ऑब्सलीट हो गई हैं जो चीजें, उनको भी रटे पड़े हैं, बेकार में क्यों क्यों रटना है, क्यों अपना, वो वैसे ही बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, क्यों अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन डालना है। कम से कम रखेंगे नोट्स को अपने, कम से कम जितना कंसाइज हो आपके पास मटेरियल होगा, उतनी आपके लिए क्या है, इजी हो जाएगी पढ़ाई, उतना ही इजीली आप पेपर निकाल पाएंगे। बिकॉज जब मेंस का टाइम आएगा तो जीएस पेपर 1 2 एक दिन में होगा, 3 4 एक दिन में होगा, है ना। तो एक दिन में इतना सब कुछ जब होने वाला है, तो आप पूरा रिवाइज तो कर ही नहीं सकते। क्या रिवाइज कर पाएंगे आप, कंसाइज नोट्स। तो जब मैं खत्म करूंगा ज्योग्राफी का पिलर 1, पिलर 1 मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, तो लगभग लगभग आपके पे कॉपी में 100 पन्ने लिखे होंगे, है ना। आप रिवाइज करके एक साल के अंदर बार बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद या तो हाइलाइटर से या तो कैसे भी करके आप उनको अगर 20 पेज में बना लेंगे, तो वो आपके हो गए, है ना। अदरवाइज 100 पेज आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। या तो 20 में बना लीजिए, या तो दिमाग में रख लीजिए, उसी से रिवाइज कर लीजिए। मतलब मैं नहीं कह रहा कि डुप्लीकेशन करना है आपको, दोबारा लिखना है, दोबारा मत लिखिए, लेकिन दिमाग में वो 20 होने चाहिए, 100 नहीं होने चाहिए। वो दिखेंगे भले ही 100, लेकिन होने चाहिए आपके 20, है ना। वैसे ही इंडियन के साथ भी आपको करना है, तो इतना तो रिवाइज कर लेंगे। बड़ा होगा, बल्क होगा, तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कभी भी कोई भी चीज, तो ये एक मतलब की नोट आपको लेकर के चलना है कि नोट्स आपके कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के हो, कंसाइज होने चाहिए। वो आपके होने चाहिए, मतलब टीचर दिखाएगा वो तो अलग हो गया, आप खुद जो करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैप आपकी क्लास कैसे हेल्प करेगा, मैप ऐसे हेल्प करेगा, मान लीजिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान आपने कोई लोकेशन का नाम सुना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यू शुड नो ईच पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ दैट दैट प्लेस। बस आपको क्या है कि उसका एक आइडिया होना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई कंबोडिया में ऐसा ऐसा हुआ, तो यू शुड नो कि किस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सर ईस्ट में देख सोचूं, मतलब जैसे मैंने कोई भी वर्ड बोला, तो मेरे दिमाग में आया ना कि अच्छा मैं इस तरफ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये जगह किस जगह पर है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है इस वक्त कि इस तरफ है ना, साउथ में है, इस तरफ है। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। यूपीएससी का जो फेवरेट लोकेशंस है, यूपीएससी की जो फेवरेट लोकेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया है। इसके अलावा यूरोप वाला पोर्शन है, वहां से वो लोग लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जैक्टली कहें तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब जो आते हैं उसको हम आईआर में ट्रीट करते हैं, ज्योग्राफी में नहीं करते, लेकिन ज्योग्राफी के बिना वो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक या दो आएंगे, वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपने बहुत बार पूरी करंट अफेयर्स के दौरान आपने पढ़ाई कर ली होगी, ठीक है। कोई ऐसा अनोखा लोकेशन, मतलब वो पहेलियां नहीं बुझा रहे हैं कि बताओ तो जाने, ऐसा कोई यूपीएससी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बता दिया तब मानेंगे तुम्हें कि तुमने पढ़ाई किया। यूपीएससी बस ये चाहता है कि जो हुआ है, जो चीजें हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में है या नहीं है, करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो पता है या नहीं पता है, अगर पता है तो कहाँ है ये बताओ, ठीक है। करंट अफेयर्स में तभी पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो अब शुरू करते हैं। और आज पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है लैटिट्यूड, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हेडिंग डालिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दिखाऊं, ये सब मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले हेडिंग डालना है और मुझे सुनना है, ठीक है। तो क्या है हेडिंग हमारी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप दोनों की आज फर्स्ट क्लास है? अच्छा, पहले से हैं आप लोग, कल मौज कर रहे थे, ठीक, कोई बात नहीं। तो आ, जो कल की क्लास हुई है बेटा, वो आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में ले लेना मैम से, है ना, और उसको देख लेना, टाइमली कंप्लीट जरूर कर लेना, पेंडिंग मत छोड़ना कोई भी चीज, ठीक है। मीडियम आप लोगों का क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, हिंदी रहेगा। मीडियम से मेरा कहने का मतलब है आप मेंस किस में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे मेंस, इंग्लिश में लिखेंगे मेंस, ठीक। रेशियो हमारा 50-50% सा होता जा रहा है ना, ठीक है, चलो।
ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है, क्या जानते हैं आप लोग लैटिट्यूड के बारे में? लैटिट्यूड के बारे में आप क्या जानते हैं? रटाया होगा, लेटी हुई, लेटी, है ना, वो बच खड़ी हुई, वो लॉन्गिट्यूड। जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, जब हम हमें जरूरत क्या है इसकी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एनालिसिस को जाइए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्थ की शेप कैसी है, तो कैसी है अर्थ की शेप? तो हमारी जो अर्थ है बेटा, अर्थ है जो, वो जियोइड शेप की है, राइट? ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश और इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, अर्थ हमारी जियोइड शेप की है। जियोइड को जियोइड ही बोलते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो एक शेप का नाम है। क्यों इसको जियोइड बोल रहे हैं? क्यों वो इसको जियोइड बोल रहे हैं? इसको जियोइड क्यों बोल रहे हैं? एक ऐसी शेप जो सर्कुलर नहीं है, और ये कैसी है? एलिप्टिकल भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है, एग्जैक्टली अगर हम कहें तो, है ना। हमारी अर्थ है जो, वो कैसी है बेटा? देखने में हम बातचीत में क्या कह देते हैं कि ये रही हमारी अर्थ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी है नहीं, है ना। तो जनरली क्या होता है कि एक ऐसी शेप जिसका बीच का हिस्सा उठा हुआ है, ठीक है, जिसका बीच का हिस्सा हिस्सा उठा हुआ है, बल्ज्ड है, और ऊपर और नीचे से वो चपटी हुई है, दबी हुई है, ठीक है। तो ऐसी शेप को हम क्या कह देते हैं? जियोइड कह देते हैं, बस, है ना। एक अनोखा नाम है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम कुछ बताओगे, है ना। तो हो सकता है वो किसी से मिलता हो, या आपके पेरेंट्स ने आप सोचा हो कि ये मेरी बेटी ऐसी नहीं, सबसे अलग है, तो उसने आपकी क्वालिटीज को देखते हुए कुछ आपका नामकरण कर दिया, है ना। तो वैसे ही हमारे जोग्राफर्स ने इसको एक अलग ही नाम दे दिया, जियो। जियो का मतलब अर्थ होता है ना। तो अर्थ की शेप है तो इसीलिए जियोइड है ना। तो जियोइड को हिंदी में आपको जियोआइड ही लिखना है, ठीक है, जियोइड ही लिखना है इसमें। और कैसी शेप को हम जियोइड कह रहे हैं? विच इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो जियोइड मतलब है कि फ्लैटेंड एट पोल्स, एट पोल्स एंड bulged at the center। ठीक है, ठीक है, तो ये एक ऐसी शेप यहाँ पर बनी हुई हमें मिलती है, जिसको हम जियोइड बोलते हैं, है ना, जो कि पोल्स पर चपटी है, फ्लैटन मतलब चपटी है, और केंद्र में कैसी है? उठी हुई है, उभारनुमा संरचना के साथ बनी हुई है, ठीक है। तो फ्लैटेंड एट पोल्स एंड द बल्ज्ड एट द सेंटर, तो इसको हम अर्थ बोलते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक ऐसी सर्कुलर बॉडी में, ठीक है, एक ऐसी सर्कुलर बॉडी में, एक ऐसी सर्कुलर बॉडी में आपको इस जगह पर जाना है, तो बताओ कैसे जाओगे? आपसे मैं बोलूं कि एक सर्कुलर बॉडी है, उस सर्कुलर बॉडी में आपको किसी एक जगह पर जाना है, तो जैसे हम, मैं आपसे रास्ता पूछूं तो आप मुझे बताओगे ना कि सर आपको गेट के बाहर निकलना है तो आप लेफ्ट मुड़ जाओ, आप राइट मुड़ जाओ, कुछ तो बताओगे आप, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक सर्कुलर बॉडी में मुझे जाना है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए। इसलिए चीजें कहाँ से निकल के आई, क्या निकल के आई कि लैटिट्यूड क्या है ना। तो हमारे जोग्राफर्स ने क्या किया कि भाई, जब सर्कुलर बॉडी में, अब मैं सर्कुलर बॉडी में कोई चीज बनाने की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहां पर पहुंचना है, तो आपसे आपसे बोलूंगा लेफ्ट मुड़ जाओ, तो आप कहोगे सर किसका लेफ्ट, कहाँ से लेफ्ट, है ना। आपको पता ही नहीं है कि सर लेफ्ट राइट क्या है यहाँ पर। तो क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट दोनों ही नहीं पता है यहाँ पर, इसलिए हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया, है ना। इमेजिनरी लाइंस को हमने ड्रॉ किया, मेरी शब्दों को ध्यान रखिएगा, चिपकी हुई नहीं है, हमारे अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने सहूलियत के लिए किया है, हमने अपने इजी करने के लिए किया है लोगों को, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं। लैटिट्यूड में मैंने बस अभी इतना बताया कि हमारी अर्थ है जो, वो जियोइड शेप की है, ठीक है, जियोइड शेप। जियोइड शेप कौन सी शेप होती है? हमारी अर्थ की जो शेप है उसका ही नाम है, अनोखा नाम है, और कोई शेप ऐसी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ यही मिलेगी, ठीक है। और जियोइड किसको कहते हैं? ऐसी किसी शेप को कहेंगे जो कि फ्लैटेंड एट पोल्स है
और सेंटर पर बल्ज है, मतलब केंद्र में जो कैसी है, उभार है, उठी हुई है और ऊपर से नीचे से चपटी हुई है, ठीक है बस। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी सर्कुलर बॉडी में मुझे आप किसी एक पॉइंट पर पहुंचा दो, तो आप नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक आप मुझे कोई कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ नहीं करके देंगे, तब तक, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, और उस इमेजिनरी लाइन में एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के नाम से हम इसको जानते हैं, तो जिसको हम 0 डिग्री, हमने क्या किया कि पूरी अर्थ का एक सेंटर लिया और सेंटर पर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की कि भाई ये ऐसी लाइन है जो क्या करेगी, पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में बांटेगी, ठीक है। इसको हम इक्वेटर नाम दे दिया। इक्वेटर क्यों नाम दिया, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरे विश्व को 2 भागों में बांट रही है तो विषुवत, पूरे अर्थ को 2 भागों में बांट रही है तो इक्वेटर, ठीक है। तो इसको विषुवत रेखा बोलेंगे या इक्वेटर बोलेंगे, राइट। तो इक्वेटर हमने इसको बोल दिया, इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में, है ना, अर्थ को इक्वल पार्ट्स में, तो ऐसे याद रखना, तो इक्वेटर इसका नाम हो जाता है। अब इस इक्वेटर से मैं कैसे पता करूं, अब बताओ, चलो मैंने लाइन खींच दी, एक लाइन, अभी लॉन्गिट्यूड नहीं पता है ना, अभी लैटिट्यूड की एक लाइन खींची, अब मुझे इस जगह पर पहुंचना है, तो आप कैसे पता करेंगे, आप कैसे पहुंचे, बताइए। कुछ भी नहीं है अभी, तो बस इतना ही है, अभी तक इतना ही पढ़ाया है, जितना पढ़ाया उतना ही है बस, है। एंगुलर डिस्टेंस हमें हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। इस सेंटर से इसका एक एंगल, मतलब कि हम क्या करेंगे, ये मान लो कि इस जगह पहुंचना था, तो 1 डिग्री पर, यहां पर मैंने 1 डिग्री, आप एक लाइन पर, रुको रुको सुन लो पहले, है ना, पूरा कंप्लीट करना है तो उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, एक लाइन खींच ली है, अब मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है, ठीक है। हमें पता है सेंटर 3 कितना था, 6371, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए कि सेंटर आ गया। अब सेंटर तो आ गया भाई, अब हम क्या करेंगे, एक एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, एक एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, मतलब यहां से 1 डिग्री ऊपर जाऊंगा मैं, और यहां से इस सेंटर से इस लाइन को कनेक्ट कर दूंगा, हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरीके से मैं डिग्रीज बना लूंगा। अब मुझे एटलीस्ट इतना पता चल गया है कि कोई भी चीज है जो वो इससे इतने डिग्री जाने पर, मतलब मान लो कि मैं इस लोकेशन यहाँ पर कोई लोकेशन ढूंढना चाह रहा था, तो आप मुझे बोलोगे ना कि सर अर्थ के सेंटर से 2 डिग्री ऊपर चले जाओ तो आपको वो जगह मिल जाएगी। एग्जैक्ट अभी भी नहीं बता पाए आप, है ना, लेकिन आप इतना तो बता दिया कि सर इस लाइन पर है वो लोकेशन 2 डिग्री ऊपर, एग्जाम्पल, है ना, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितना भी आपने बता दिया, ठीक है। तो आपने इतना पता कर लिया कि सर एंगुलर डिस्टेंस है जो सेंटर से, एग्जैक्टली अगर मैं कहूं, यहां से मैंने 2 डिग्री पर एक लाइन निकाल ली, एक मैंने बेटा यहां से निकाल लिया 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री पर ये एक एंगल निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बीच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर से समझिए, मैंने बेसिकली क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट यहां से निकाला, ये पॉइंट कैसे आया, 1 डिग्री फ्रॉम द सेंटर, और सिमिलरली यहां इस तरफ भी 1 डिग्री फ्रॉम द सेंटर, यहां पर पॉइंट आया। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही मैंने जोड़ा तो एक लेटीट्यूड पूरा खिंच गया, है ना, पूरा एक लेटीट्यूड खिंच गया। वैसे ही 2 3 4 5 6 7 90 डिग्री तक ऊपर जाएगा। तो यहां से 0 डिग्री है, यहां से 90 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे एक आइडिया हो गया कि सर, अब पहले तो हमने एंगल से बस इतना बताया था, अब मैं आपसे कोई भी लोकेशन पूछूंगा तो आप मुझे एटलीस्ट इतना बता पाओगे, सर इस वाले लेटीट्यूड पर ये लोकेशन मौजूद है, इतना तो अब आप मुझे बता पा रहे हो, ठीक है। एग्जैक्ट अभी भी आप इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी आपको लॉन्गिट्यूड नहीं पता है, लॉन्गिट्यूड जब पता चल जाएगा तो हमें इधर वाली लोकेशन भी पता चल जाएगी बीच से, है ना। जब सीधी सीधी पता चल जाएगी तो आप मुझे बता दोगे, सर आपको अगर इस जगह जाना है तो इतने डिग्री लेटीट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे चले जाओगे तो एग्जैक्ट वो जगह मिल जाएगी, जो भी जगह आप चाह रहे हैं, है ना। तो लॉन्गिट्यूड पर बाद में बात करेंगे, अभी हम लेटीट्यूड पढ़ रहे हैं तो पहले लेटीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से हमने लेटीट्यूड्स को निकाला। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं कि लेटीट्यूड है क्या, तो एक लाइन लिखिए, लेटीट्यूड लिखिए और उसके सामने एक डेफिनेशन लिखिए कि एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस measured at the center, angular distance measured at the center of the earth, angular distance measured at the center of the earth with respect to any point on the meridian, with respect to any point on the meridian,
विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द मेरिडियन। ठीक है, तो ये इन सबको एक मेरिडियन कह दें या लेटिट्यूड कह दें, एक ही बात होती है। हिंदी में आप लिख लीजिए, अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु, अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र, लेटिट्यूड को ही मेरिडियन भी बोलते हैं, इसी का सिनोनिमस एक नाम है ना। आपके आपके दो नाम है ना, जैसे घर का नाम अलग, यहाँ का नाम अलग, वैसा ही मान लो आप इसको। हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में करना है। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन का नाम लूं तो ये आपकी लेटिट्यूड की एक डेफिनेशन हो जाएगी कि भाई क्या है लेटिट्यूड। अब आपको पता चल गया, लिखने में पता चल गया, समझने में भी आप समझ गए। अच्छा सर, ऐसी ऐसी जो लेटी लेटी लाइन है, तो इसके लिए एक एक पॉइंट चाहे तो आप लिख लीजिए कि लेटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस। तो है तो ये सब कुछ इमेजिनरी ही, रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ इमेजिनरी है। ठीक है, तो लेटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, है ना, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, क्षैतिज काल्पनिक वृत्त है। अक्षांश क्या है? क्षैतिज काल्पनिक वृत्त है। ठीक है, क्षैतिज काल्पनिक वृत्त, क्षैतिज काल्पनिक वृत्त। क्लियर? 0 डिग्री वाले का नाम क्या है? इक्वेटर, या भूमध्य रेखा बोल दीजिए, विषुवत रेखा बोल दीजिए, एक ही बात है, इक्वेटर बोल दीजिए। आप लोग लिख लीजिए ये चीज, 0 डिग्री के सामने डैश लगाइए, लिखिए इसको इक्वेटर बोलेंगे, है ना। मुझे पता है ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये मैं मान के चलूं कि आपको नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई एक जिसको ना पता हो वो बेचारा संकोच में रह जाए, तो ये हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं। अगर आपको पता है तो दोबारा से सुन लीजिए, नहीं पता है तो लिखते चलिए, मेरा मानना है लिखते चलिए। 0 डिग्री को हम इक्वेटर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, मेरी बात समझिए, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो ये जो सर्कल बन रहे हैं, ये जो सर्कल बन रहे हैं ना, ये पूरे पूरे सर्कल बन रहे हैं ना, ठीक है, तो ये इक्वल है सब। क्या ये इक्वल है? ऊपर जाते पे छोटे होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एज वी रीच टू, एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स, है ना, दीज इमेजिनरी सर्कल्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड, छोटे होते जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे छोटे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी अर्थ पे ग्रेट सर्कल सिर्फ एक ही है, लेटिट्यूडनल ग्रेट सर्कल सिर्फ एक ही है ना। तो लिखिए ये बात, ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है कि हाउ मेनी, या डायरेक्टली कि इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल अगर करके कोई स्टेटमेंट आ जाए तो क्या कहेंगे आप? यस, दिस इज द ओनली ग्रेट सर्कल। ओनली शब्द जब भी आ जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं एमसीक्यूज लगाते समय, क्योंकि जनरली वो गलत होते हैं स्टेटमेंट्स, जनरली, हमेशा नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बनाएगा कि इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल फाउंड ऑन द अर्थ, तो सही मानना है उसको। ठीक है, तो ये इकलौता ग्रेट सर्कल कहलाएगा, बाकी सारे तो ग्रेट सर्कल है नहीं यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर ग्रेट सर्कल नहीं है। तो एक चीज आपने ये देखा कि जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जा रहे हैं, एज वी मूव टुवर्ड्स पोल्स, जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जा रहे हैं तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल लाइंस या लैटिट्यूड्स आर गेटिंग स्मॉलर, पहली बात। दूसरी बात, इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल, इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है,
इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है, क्या वो बदलेगी या फिर सेम रहेगी? बदलेगी। कितनी बदलेगी बताओ? यदि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो उनके साइड में वो बढ़ जाएगी डिस्टेंस वो हो जाएगी 1.7। देखिए है ना, बात सही है इन दोनों के बीच में, लेकिन लेकिन ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये याद नहीं करना है। अगर स्टेटमेंट यूपीएससी ये बनाता है, सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए इस बात को, है ना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आप कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली ये एक, मतलब ये स्टेटमेंट आपको बड़ा कॉमन सेंस का यूज करके करना है। मैंने क्या बोला पहले समझ में आया आपको? फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने यहाँ पर ये बोला कि हम इतना तो सर समझ गए हैं कि यहाँ पर ये बीच सेंटर से एक लाइन गई हुई है, और एक लाइन जो सेंटर से गई हुई है, ये लाइन है जो ये इसको दो भाग में बांट रही है। ऐसे ही दूसरा एक इक्वेटर, सॉरी इसके ऊपर लेटीट्यूड, अगला लेटीट्यूड, अगला लेटीट्यूड, अगला लेटीट्यूड, अगला लेटीट्यूड, ऐसे बहुत सारे लेटीट्यूड करते 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 मामला कहाँ तक पहुंच रहा है? करते करते 90 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ये है 0 डिग्री, ठीक है, और यहां से करते करते ऐसे ऐसे सर्कल है जो वो 9, ये पॉइंट पहुंच रहा है 90 डिग्री तक, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, मैंने जो सवाल किया था वो ये था कि इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, मगर अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि ये दो लेटीट्यूड्स हैं, जो इनके बीच का स्पेस और इस दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कितना होगा, क्या वो इक्वल होगा या नहीं होगा? तो जनरली अगर कहा जाए तो ये इक्वल होते हैं। अगर एक जनरल स्टेटमेंट में कहा जाए तो दीज आर इक्वल। एक एक्सेप्शनल फॉर्म में, बिकॉज यू आर द आईएएस स्टूडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर आईएएस की क्लास ना ले रहा होता तो शायद मैं ये बात बताता भी नहीं, मैं इसको स्किप कर देता, मैं इसको छोड़ देता कि नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब मैं बस एक लाइन बोलता, ये सब बराबर होते हैं लेटीट्यूड के मामले में, ये सब स्पेसिंग इनकी बराबर होती है। ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है और ये सही स्टेटमेंट है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये एक सही स्टेटमेंट है। इंटरव्यू में आपको इसमें फंसा सकता है थोड़ा सा, कि क्योंकि 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 हमारे इसकी शेप ज्वाइड है। ज्वाइड का मतलब ऊपर से वो चपटी हुई है। तो ऊपर से जब वो चपटी हुई है और ऐसी शेप पर आपको 90 लाइनें खींचनी है, तो आपको थोड़ा सा मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 1 1, ठीक है, 1 1 1.13 गैप है जो 111.13 किलोमीटर। तो डिस्टेंस देखिएगा अंतर कितना है, ठीक है, 111.13। और अगर हम ऊपर जाने के बारे में बात करते हैं तो जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.7 आता है ना। चलो 1 1, जो ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो जो गैप आ जाता है वो कितना आ जाता है? 111.7, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा। पॉइंट में है 7, मतलब अगर मैं जनरली बोलूं तो 111 किलोमीटर का ही होता है नॉर्मली। अब आप बोलचाल में किसी से बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना है? 111 किलोमीटर की स्पेसिंग है ना। बस, तो जनरल स्टेटमेंट, इनके बीच का स्पेसिंग सही है या गलत, इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल है या नहीं है? यस, इक्वल है, ठीक है। दिस इज द जनरल स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लेटीट्यूड। लेटीट्यूड के मामले में यूपीएससी अगर ये स्टेटमेंट लिख के देता है तो आपको एक्सेप्शन वाली बात ट्रीट नहीं करनी है, आपको उसको सही मानना है, और यही सही है, ठीक है, ठीक है, यही सही है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने क्या पहले बोल दिया ये बात, मैं अब बोलनी थी मुझे ये बात, है ना, कि यही आपको याद रखना है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो थोड़ा सा क्या है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। और रीजन इसका क्या है बढ़ने का? शेप, शेप है ना, कि क्योंकि वो जो ऊपर नीचे कैसी है, वो थोड़ा सा जो हमारी अर्थ है जो, उसकी शेप है जो वो कैसी है? ज्वाइड है। और ज्वाइड होने पर, ज्वाइड होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर ऊपर से क्या है, वो थोड़ी सी चपटी है, फ्लैटेंड है, ठीक है, फ्लैटेंड है। और फ्लैटेंड होने की वजह से होता क्या है कि जब 90 लाइनें यहाँ पर खींचेंगे तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना पड़ता है, तभी जाकर के वो बन पाती है, ताकि इक्वल बन पाए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है कि स्पेसिंग बिटवीन टू लेटीट्यूड्स आर ऑलवेज सेम, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन टू लेटीट्यूड आर ऑलवेज सेम। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। एनसीईआरटी यही बोलती है, एनसीईआरटी वाली बात नहीं बताती है, कोई एनसीईआरटी नहीं बताई, 11th क्लास भी नहीं बता रही है।
ठीक है, ये तो बीच में कभी किसी से इंटरव्यू इंटरव्यू में पूछ लिया होगा तो वहां से चलन आ गया। हाँ जी, नीचे वाला 111 ही है बस। आप इसको भूल जाओ तो भी, इसको भूलने के बाद अगर आप स्टेटमेंट को सही कर पा रहे हो तो वही आपका सही आंसर है। ऊपर वाला पार्ट है जो, वो एक एक्सेप्शन है। वो आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सच फैक्ट है ना, ये इंटरव्यू लेवल का फैक्ट है। अगर इंटरव्यू वाला फंसाना चाहेगा आपको, आपसे नहीं पूछेगा वो, क्योंकि आप लोग ऑप्शनल वाले नहीं है। लेकिन इन केस मान लीजिए कि आपने कह दिया मेरा इंटरेस्ट है सर ज्योग्राफी में, किसी बात पर, किसी चीज को लेकर के, तो हो सकता है कभी पूछ ले। तो क्योंकि जब पता चल गया हमें तो क्यों ना जान ले हम लोग, है ना, सबको पता होनी चाहिए फिर ये बात, राइट। तो दिमाग में बस ये बात रखना। तो ओवरऑल इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बात लिख दी है कि यही फैक्ट है कि भाई सेम रहता है ना, दैट इज एन जस्ट एन एक्सेप्शन, इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, कितने लेटीट्यूड्स होते हैं बताइए, टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितने होंगे, कैसे? और किसी को भी मौका दो भाई रुक जाओ, है ना, अपना अपना दिमाग भी चलाइए, है ना, अपना अपना दिमाग चलाइए, कोशिश कीजिए किस तरीके से हम निकाल पा रहे हैं। हाँ जी, एक बीच का इक्वेटर, है ना। तो ये आप क्या बताया आपने, टोटल नंबर ऑफ इक्वेटोरियल, टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, 181 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, 179 इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने बोला कि पहले सवाल को ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि आप लोग ये सब करोगे, है ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पहले सुनो। हाँ तो सुनो ना, पहले धैर्य रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर, पेशेंस डेवलप करो। देखो, आपने बताया टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स, मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, ऊपर वाले दो बिंदी हैं, पोल्स है। ठीक है, तो आप पकड़ रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को यही गलती करते हो। आता हुआ क्वेश्चन जो गलत करके आएगा, आप अपने आप को रेस से बाहर मान लेना। पेपर में रेस से तुरंत बाहर हो जाएंगे आप, जैसे ही आपने एक ऐसी मिस्टेक, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव था और आपने उसमें नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव तो ले ही लिया, मतलब गलत तो किया ही किया, साथ में माइनस मार्किंग करवा ली सिर्फ इस हड़बड़ी में, यार ये तो पता है, खट मारे और आगे निकल गए, है ना, ऐसा बहुत होता है। दिस इज नोन एज ह्यूमन एरर, इसको ही हम ह्यूमन एरर मानते हैं। इसलिए पेशेंस रखिए, आराम से कीजिए चीजों को, भाग थोड़ी रही है ट्रेन, थोड़ी भाग रही है ना। आप लोग, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा क्लासरूम में, वो क्या है कि 2.5 घंटे में पेपर खत्म करके बैठ जाते हैं साइड में। तो इसमें हम क्या माने उसको, कि वो बड़ा होशियार है इसलिए बैठ गया? नहीं, वो बेवकूफ है इसलिए बैठ गया। क्यों बैठ गए भाई, जब 3 घंटे दिए हैं तुमको तो 3 घंटे का यूटिलाइज करो उसको, है ना, 3 घंटे का पूरा यूटिलाइज करना है। तो ये गलती नहीं करनी है हमें। ह्यूमन एरर 5 के आसपास इंसान से हो ही जाती है। अगर वो 5 को आपने रिड्यूस करके 0 कर लिया तो आप इन है, अदरवाइज आप आउट हो जाते हैं। क्योंकि आप में से कोई भी जब प्री का पेपर देगा ना, तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो सर कट ऑफ गया है 100 मार्क्स और मेरे आए हैं 50 मार्क्स, ऐसा कोई नहीं होगा। पढ़ने के बाद जब जाओगे, सब कट ऑफ, अगर कट ऑफ 100 मार्क्स है तो आपके आ रहे होंगे या तो 98 और या तो 101 या 102। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा कि आप कट ऑफ गया है 100 और आपके नंबर आ रहे हैं 130, ऐसा भी नहीं होगा। आपके नंबर आ रहे होंगे 105 से 110 तक, बस। ठीक है, और फेल हो रहे होगे तो आपके नंबर आ रहे होंगे 90 से 100 तक, 90 से 99 तक, इस रेंज में रहोगे। तो पास और फेल होने के बीच में कौन रुकावट है? ह्यूमन एरर, है ना। तो ह्यूमन एरर मत करना बस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कल कि बहुत प्रैक्टिस करके जाना है। और ये कैसे रुकेगी? ये रुकेगी, ये अभी तो ठीक है, क्योंकि अभी इसलिए ठीक है क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो, है ना, स्टूडेंट हो, अभी अभी क्यूरोसिटी है बहुत सारा, अभी तो ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, तो ह्यूमन एरर अपने आप रिड्यूस होने लगेगी। नहीं की प्रैक्टिस तो ह्यूमन एरर नहीं खत्म कर पाओगे, चाहे बाकी कितनी भी आप चीजें मैनेज कर लो, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही खत्म होती है। क्योंकि आप कोई भी पेपर देखना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे, अरे यार ये तो पता था, बस जब आंसर अरे यार ये तो पता था, है ना, ये फीलिंग आएगी। और वो अरे यार ये तो पता था वाली फीलिंग आपको इन करा देगी या तो आउट करा देगी। ठीक है, तो हैव पेशेंस। इसीलिए मैंने कहा कि नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है? अमित। देखो, आप, अगर मैं नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स पूछ रहा हूं, तो नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितने हुए, यहां से काउंट करेंगे, 0 से चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते टोटल मिला के 90 तक जा रहे हैं हम। तो 90 लेटीट्यूड्स ऊपर है, ये पूरा एक सर्कल है, अंदर पीछे, है ना।
पूरा एक सर्कल है, समझ ही रहे हैं आप, ये पूरा 1 2 3 4 इस तरीके से करते करते, और ये एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है, लास्ट में आकर एक पॉइंट बचता है, 90 ऊपर और ऐसे ही सीधे 90 नीचे, 90 नीचे, तो मिलाकर के कितने हो गए 180, और साथ में ये वाला बीच वाला 0 डिग्री भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो +1 भी हम जोड़ देते हैं तो हो गए 181। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अगर पूछा जाए तो 181 मार्क करना है, ये आया हुआ है ना, ये अभी नहीं, लेकिन आपको 2007-8 के आसपास का पेपर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस पूछा जाता है, नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल, नंबर ऑफ लैटिट्यूडिनल लाइंस, तो क्या होगा 179 होगा इसका सही आंसर। और 179 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, पॉइंट्स है। तो अगर लैटिट्यूड के अगर पॉइंट्स पूछ लिए जाए कि इसमें अक्षांशीय बिंदु कितने हैं, ठीक है, तो 2 है उसका आंसर, ठीक है, इसमें लैटिट्यूडनल पॉइंट्स अगर पूछ लिए जाए, पॉइंट्स, ठीक है, तो हिंदी में इसको अक्षांशीय बिंदु लिख लीजिए, इसको अक्षांशीय रेखाएं लिख लीजिए, और ये तो अक्षांश है ही है, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, तो मिला करके इतना हो गया, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, एक एंगुलर डिस्टेंस जो कि हम सेंटर से नापते हैं, राइट। चलिए, क्यों पढ़ा इसको, क्या जरूरत थी इसको पढ़ने की, सिर्फ लोकेशन, लोकेशन तो है ही नहीं इसका, लोकेशन तो बहुत एक छोटा सा काम हो गया। मेनली अगर मैं आपको लैटिट्यूड के बारे में बोल रहा हूं तो लैटिट्यूड हम पढ़ते हैं किस चीज के लिए, क्योंकि लैटिट्यूड का काम होता है, क्या काम होता है लैटिट्यूड का, बहुत सारे काम तो होते हैं, मेन काम क्या होता है, हीट, हीट जोन्स को पता करना। लैटिट्यूड का काम होता है हमें हीट जोन्स के बारे में बताना, है ना, मतलब जितनी भी ये मौसम संबंधी चीजें हैं, वो सारी क्लाइमेट रिलेटेड चीजें हैं जो, वो सारी की सारी है जो हम लैटिट्यूड के थ्रू हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मतलब आगे आप चाहें तो हेडिंग डालें, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, इसी लैटिट्यूड टॉपिक में ही रहेगा, मेन टॉपिक लैटिट्यूड ही चल रहा है, उसी के अंदर है। तो कुछ चीजें मुझे यहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी कि जो मैंने आपको कहा कि कुछ हमने लाइनें खींची हैं, ठीक है, तो जो लाइंस हमने खींची हैं बेटा, ठीक है, जो लाइंस हमने खींची हैं, अब हम इसको सर्कुलर बनाएंगे, पता चल गया आपको कि है नहीं सर्कुलर, लेकिन बनाते हम हमेशा सर्कुलर ही हैं, ठीक है। तो जो सर्कुलर लाइंस हमने खींची हैं, इसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ, मैंने बोला कि इमेजिनरी लाइंस हैं, तो कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए, तो कौन कौन सी मोस्ट इमेजिनरी लाइन है, एक तो हो गई 0 डिग्री पर इक्वेटर, ठीक है, एक हो गई आपकी 0 डिग्री पर इक्वेटर। दूसरी जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि जिसको आप कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कर्क रेखा बोलते हैं इसको, कर्क रेखा, ठीक है, ये 23.5 पर होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ, ठीक है, और एक और है, एक और है, एक और है यहाँ पर, और एक इसी तरीके से, इसी तरीके से हमें 2 लाइनें नीचे भी खींचनी पड़ेंगी, 2 लाइनें हमें यहाँ पर नीचे भी खींचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सुन लीजिए, ये है इमेजिनरी लाइंस टोटल जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली मैंने बताई आपको इक्वेटर, जिसको हमने कहा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। एक है आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद एक है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कहां पर है, नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो यहाँ पर है, ये कहां पर है, ये है 23.5 डिग्री साउथ। ये मैं नॉर्थ साउथ क्यों लिख रहा हूं, ये समझ पा रहे हैं आप, है न, समझ पा रहे हैं क्या होता है बेटा, कि जब मैंने अभी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, इक्वेटर, और इक्वेटर 2 पार्ट्स में बांट रही है पूरे अर्थ को, अगर इक्वेटर 2 पार्ट्स में बांट रही है तो इसका मतलब इस इक्वेटर के ऊपर का सारा हिस्सा किस में आएगा, नॉर्थ में आएगा, ठीक है।
हम नॉर्थ को नॉर्थ कहाँ से नॉर्थ कहते हैं, इसके ऊपर को नॉर्थ कहते हैं और इसके नीचे को हम साउथ कह देते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे वाली जो लाइन है उनको में सब में हम एस लिखेंगे आगे, ठीक है। 2000 आई थिंक 17 या 18 मैंने दिया था ये पेपर, 17-18 की बात है ये, है ना, यूपीएससी ने, और इस बात पे फंसा दिया था, हम सब गलत करके आए थे उस क्वेश्चन को, हम सब गलत करके आए थे, और मोस्ट इजी क्वेश्चन था, उन्होंने दोनों जगह साउथ साउथ लिख दिया था और हमने उसको नॉर्थ साउथ करके ट्रीट कर लिया। अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर देखे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ जी, यस, ऑब्वियसली हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं अभी अभी नहीं, मैग्नेटिक नहीं है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की ही बात करेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ और नीचे का साउथ, ठीक है, तो इसलिए मैं नॉर्थ और साउथ लिख रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो अब ऊपर और नीचे दो लाइनें सर आपने और लिखी हैं, इनका मतलब क्या है यहाँ पर, ये कौन सी है, तो इनको बेसिकली क्या कहते हैं, ये कोलैटिट्यूड्स होते हैं, कोलैटिट्यूड्स हैं, किसके कोलैटिट्यूड्स हैं, ये है कोलैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। जब भी कभी लिख के आ जाए, ये एक अनोखा टर्म बता रहा हूं मैं आपको, कोलैटिट्यूड लिख करके आ जाता है, तो कोलैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, कोलैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट मींस जब भी कभी कोलैटिट्यूड, लैटिट्यूड के मामले में टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 90 डिग्री, 90 है ना, तो 90 से ऊपर की तरफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो 90 है, तो 90 में से हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर है, 23.5 पर, तो 23.5 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा, 66.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 66.5 है जो वो यहां पर लिखेंगे हम, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर लिखेंगे और इसको कहेंगे आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे, ठीक है। और इस वाले को सिमिलरली, ये वाला है जो, ये किसका कोलैटिट्यूड है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कोलैटिट्यूड है, तो यहां पर भी 90 में से 23.5 माइनस करेंगे तो 66.5 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 66.5 डिग्री साउथ, और ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। ये बहुत बेसिक्स हैं, अगर आपने आज नहीं सीखे तो मान के चलिए कि जब मैं प्रेशर बेल्ट्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन ना हो स्टार्ट, इसके लिए साथ में ही अभी बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, कहां पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और उसके ऊपर जब आप यहां पर जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पर आपका नॉर्थ पोल, और यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री साउथ, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, इसको हम साउथ पोल बोल देंगे, ठीक है। तो ये है मेन इमेजिनरी लाइंस जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि कुछ इमेजिनरी लाइंस हमने की है, तो ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, तो मेजर है, वैसे तो सारी ही है लेकिन मेजर यही है, इनसे इनके बिना काम चलता नहीं है हमारा। क्यों यहीं पर खींची गई है, क्योंकि यहां से ऊपर या नीचे जाने पर एक बड़े लेवल का चेंज देखने को मिलता है, और बड़े लेवल का चेंज क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ सन, सन है जो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिसकी वजह से हीट में चेंजेस आते हैं, और हीट में जब चेंजेस आते हैं तो इन्हीं जो लाइंस हैं यहां से हम आइडिया लगाते हैं कि इसके नीचे ऐसा होगा, उसके नीचे वैसा होगा, तो जिसकी वजह से हम अपने वेदर को या क्लाइमेट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मौसम को हम समझ पाते हैं, हीट जोन्स को हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो बस मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब मैं इसी के नामकरण कर दूं तो सेम यही दोबारा बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, अब हीट जोन्स में बता रहा हूँ बेसिकली, तो वो तो मैंने लाइंस बता दी, अब आपको वहीं पर भी बता सकता हूँ, दोबारा भी बना सकता हूँ, तो आप लोग भी दोबारा ही बना लीजिए वरना हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये रही हमारी इक्वेटर, ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा हमारा अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब 0 डिग्री से लेकर के 23.5 और इधर 23.5, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है बीच में, ये एरिया कहलाता है टॉरिड जोन, ठीक है, ये एरिया कैसा कहलाता है, टॉरिड जोन इसका नाम है। इस वाले एरिया का नाम क्या है बेटा, मैं बात कर रहा हूं इस वाले रीजन की, इसका नाम है टॉरिड जोन, ठीक है।
ठीक है। बेसिकली हम इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं ट्रॉपिकल एरिया? क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया है ना। दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का, ऊपर वाला ये क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन था। तो दोनों ट्रॉपिक्स के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टॉरेट जोन, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, तो यहां लिखिए आप लोग ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल, और या उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है हमारा। ये किसके बीच में है? ये हिंदी वाले नाम से उष्ण कटिबंधीय, मतलब कि गर्मी गर्मी है। यहां पर ही यही वो रीजन है जहां पर अर्थ, इसकी सन की मैक्सिमम लिमिट्स डिसाइड होती हैं। सन इसके ऊपर नहीं जाएगा, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, सन इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा, है ना। सन इतने में ही घूमता रहेगा। बेसिकली सन नहीं घूमता है, सन स्थिर रहता है एक जगह। अर्थ ही घूमती है, बट हम समझने के लिए सन को घुमा लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अर्थ इस तरीके से घूमती है कि सन की रेज हैं जो, वो मैक्सिमम यहां पड़ेंगी, और मतलब डायरेक्टली, मैक्सिमम तो वो ऊपर तक भी जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट है जो, एक समय ऐसा जरूर होगा जब सन कभी यहां होगा ओवरहेड, कभी यहां होगा, 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 लेकिन बाकी सब में ओवरहेड कभी नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सर के ऊपर कभी नहीं होगा, इतने में ही मूवमेंट करेगा। तो दिस यहां पर हमें क्या मिल रही है? मैक्सिमम हीट मिलेगी, है ना। तो ये रीजन उष्णकटिबंधीय वाला रीजन है, और यहां पर मैक्सिमम हीट मिल रही है। मैक्सिमम हीट या सनलाइट लिख ले, सनलाइट, मैक्सिमम सनलाइट लिख लें यहां पर मैक्सिमम सनलाइट है, और यहां पर समुद्र भी है, ओशियंस भी है, और ओशियन है अगर इस जगह पर, तो मैं कह सकता हूं यहां पर मैक्सिमम ह्यूमिडिटी भी रहेगी। ठीक है, तो यही वो रीजन है जहां पर आपको मैक्सिमम सनलाइट मिल रही है, यही वो रीजन है जिस जगह पर आपको मैक्सिमम ह्यूमिडिटी भी मिलेगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी मिलेगी, और यही वो रीजन है जिस जगह पर एफिशिएंसी कम मिलेगी आपको। क्यों? गर्मी में काम करने का मन करता है? नहीं करता, एसी में बैठते हो ना, इसीलिए, है ना, क्योंकि गर्मी में काम करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे वो सारे कंट्रीज हैं जहां पर सन अपना उबाल रहा है सबको, है ना, प्रकोप अपना दिखा रहा है। अब सन इन कंट्रीज के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि है। अब यहाँ पर जब उसने अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है, तो इट मीन्स यहाँ पर जितने भी कंट्रीज मिलेंगे वो मैक्सिमम हीट वाले कंट्रीज हैं। हमेशा वहां पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हीट होगी। यही रीजन है कि इस जगह पर ही हम लोगों ने आईएसए बनाया। अभी नरेंद्र मोदी जी की पहल थी, 2021 में उन्होंने अनाउंस किया था आईएसए को लेकर के, हेडक्वार्टर गुड़गांव, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला भविष्य इन्हीं का है, क्योंकि अब हम सब लोग एनर्जी में कहाँ जा रहे हैं? सोलर की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब कोयला और पेट्रोल एब्सोल्यूट हो रहा है धीमे धीमे। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर क्या है? एफिशिएंसी है जो वो कम देखने को मिलती है इन कंट्रीज में। तो यहाँ पर कंट्रीज कैसे मिलते हैं? गरीब देश मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? यहाँ पर गरीब देश सारे कहाँ मिल रहे हैं पूरे अर्थ में? आप देखेंगे तो यही मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि लो इकोनॉमी वाले कंट्रीज मिले, क्योंकि एफिशिएंसी कम है तो काम कम कर पाते हैं, काम कम कर पाते हैं तो लो इकोनॉमी आप कह सकते हैं, लो इकोनॉमी। गरीब देश भी यहीं पर मिल रहे हैं आपको, है ना। तो ये वाले जो कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं इन जनरल हम देखेंगे तो कंपेयर टू अदर अदर एरियाज, ये एरिया है जो ये थोड़ा सा सन की वजह से मैक्सिमम हीट पाता है, और मैक्सिमम हीट पाता है तो इसकी वजह से मैक्सिमम ह्यूमिडिटी भी पाता है। और चिपचिपापन, ह्यूमिडिटी मतलब मौसम की मार। आप लोगों का सबसे अच्छा मन कब करता है घूमने फिरने का? जब अच्छा मौसम होता है ना। तो अच्छा मौसम से होते ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो आप घूम भी लेते हैं उस टाइम पे, है ना। आप उस टाइम पे काम भी सबसे ज्यादा कर लेते हैं कि, है ना, पढ़ाई भी आज कर ली, आज थोड़ा घूम के भी आ गए, फ्रेश भी फील कर रहे हैं। गर्मी में पता चला जून में आप बाहर गए थे फ्रेश होने के लिए, और आए हैं एग्जॉस्ट होकर के, कि गए थे कि यार थोड़ा सा हवा लेकर के आते हैं, शाम को 6 बजे निकले थे, लेकिन शाम को 6 बजे भी लू चल रही थी वहां से, तो आपको लगा कि यार चलो इससे बढ़िया एसी में ही बैठेंगे, है ना। तो ऐसा होता है, ये चीजें उनको नहीं झेलनी पड़ती। याद हुआ ट्रॉपिकल एरिया, है ना, ट्रॉपिकल एरिया याद हुआ। इतनी सारी बातें कर ली हमने ट्रॉपिकल एरिया पे, तो मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में रहेगा। ये वाला जो रीजन है बेटा, ऊपर वाला, ऊपर वाला जो रीजन है, इसके बारे में अगर हम बात करें
ये वाला, मतलब मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 23.5 से 66, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ऊपर और नीचे दोनों जगह 23.5 से 66 की अगर हम बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेम्परेट रीजन। ठीक है, इसको टेम्परेट रीजन बोलेंगे, टेम्परेट। ये ट्रॉपिकल हो गया, ये टेम्परेट हो गया, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमनली इसलिए लिख दिया था क्योंकि बीच में आ रहा था एक साथ। ठीक है, ये जोन एक साथ पूरा आ रहा है ना, 23.5 से 23.5 तो एक साथ आ गया। यहाँ पर 23.5 से 66 ये वाली एक पट्टी, और 23.5 से 66 ये वाली एक पट्टी, इस दोनों ही पट्टियों को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल, सॉरी टेम्परेट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन हो गया। टेम्परेट जोन का मतलब अच्छा अच्छा मौसम, अच्छा मौसम, मॉडरेट सब कुछ है ना, ना ज्यादा सर्दी सर्दी, ना ज्यादा गर्मी। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, अच्छा अच्छा मौसम। तेज बोलो। हाँ, 23। टेम्परेट के आगे यहाँ पर ऐसे एरो लगाएंगे सब लोग, यहाँ पर टेम्परेट लिखेंगे, यहाँ पर टेम्परेट भी लिखेंगे, और यहाँ पर भी टेम्परेट लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे एरो लगाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे एरो लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 23.5 से लेकर के 66.5 नॉर्थ, और यहाँ लिखेंगे 23.5 से 66.5 साउथ। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये वाली एक पट्टी के बारे में बात हो रही है, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च हुए हैं, फैन ऑन करना है, कहाँ है, हैं? स्क्रीन के पीछे में कैसे यार ऑन कर सकता हूँ, स्क्रीन के पीछे तो नहीं दिख रहा, आपको बुलाना पड़ेगा शायद, शायद बुलाना पड़ेगा आपको, बुला लो बुला लो, बुला लो किसी को। अच्छा, मैं ही बुला लेता हूँ, रुको, मेरे पास यंत्र है, रुको, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरे पास यंत्र है, बुला लिया मैंने। ठीक है, चलो, क्लियर, ये बातें समझ में आई यहां तक। अब हमारा एक रीजन बचा है। ठीक है, गर्मी से चले थे, पूरी गर्मी से अच्छे मौसम तक आ गए हैं, अब ऊपर क्या है, फ्रिजिड जोन, मतलब जमा हुआ हिस्सा, वो फैन चलाना होगा, वो वाला फैन, फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले एरिया के बारे में। अब मैं इस वाले एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया का मतलब यहाँ पर कहाँ हो गया, ये हो गया 90 डिग्री तक, और यहाँ पर 90 डिग्री तक। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस एरिया को बोलेंगे फ्रिजिड जोन। ठीक है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, शीत क्षेत्र बोलेंगे, इसको शीत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, इसको शीत क्षेत्र बोलेंगे, शीत क्षेत्र, और इसको हिंदी में शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, शीतोष्ण। इसको शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन है, शीत क्षेत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन कैसा है, जमा हुआ हिस्सा है, जमा हुआ मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। लो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कमजोर रहते हैं, इकोनॉमी गरीब देश यहाँ पर ही मिलते हैं आपको देखने। अच्छा, ये साइन, ये नीटा का साइन है, इसको एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं साइंस में। एफिशिएंसी लिख लो आप पूरा, वो तो मैंने एक मार्क कर नीटा को एफिशिएंसी, साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे शायद ये चीज है, हम तो यही लिखते आए हैं बचपन से। तो एटा बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, एटा है ये। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए यही यही वर्ड यूज होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला नीचे वाला क्या है, फ्रिजिड जोन है।
फ्रिजिड जोन है मतलब जमा हुआ हिस्सा है पूरा, ठीक है, जमा हुआ हिस्सा है, क्यों है, यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा है, ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आप जानते ही हैं सन 6 6 महीने नहीं आता है, 6 महीने धूप, 6 महीने रात, है ना, 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन, इस तरीके की चीजें ऊपर नीचे दोनों जगह होती है, तो इनको क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं, ठीक है, ऊपर भी फ्रिजिड जोन, नीचे भी फ्रिजिड जोन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अगर, अब देखो ये है क्या है कि मैंने आपको क्योंकि ये बताया, ठीक है, तो इसलिए मैंने यही लिख दिया, अगर कभी बुक्स में आपको यहाँ पर से 30 और 60 लिखा हुआ मिल जाए तो भी घबराने वाली इसमें बात नहीं है, एक ही बात है वो भी, क्योंकि जब हम हीट के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हीट को ऐसे तो कहेंगे नहीं कि भाई इस पॉइंट के आगे हीट चली ना जाना, हीट तो जा सकती है ना, तो हमने क्या है कि हीट को एक मतलब कॉमन बाइफर्केशन दिया है, तो कई जगह बुक्स में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 30 डिग्री, और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 60 डिग्री, एक ही बात है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी मैं प्रेशर बेल्ट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बेल्ट्स पढ़ाऊंगा तो हम कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, क्या इतनी बातें समझ में, क्या इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो जमा हुआ हिस्सा कौन सा है पता चल गया आप लोगों को, ठीक है, अच्छे मौसम वाला कौन सा है तब पता चल गया, ठीक है। तो लेटीट्यूड का मेन काम क्या निकला, हीट जोन्स का पता लगा, ठीक है, तो लेटीट्यूड्स के लिए हीट जोन्स हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो अगला पॉइंट आप लोग शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड के लिए भी है, आप लोग लिख लीजिए एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ऑन इट्स ईस्ट और वेस्ट, पृथ्वी के प्रमुख देशांतर से, पृथ्वी के प्रमुख देशांतर से पूर्व और पश्चिम में जो कोणीय दूरी होती है, पूर्व और पश्चिम में जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर वृत्त, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर वृत्त, मैंने मैंने कहा, सुनो सुनो, मैंने कहा पृथ्वी के प्रमुख देशांतर से पूर्व और पश्चिम, ठीक है, पूर्व और पश्चिम में जो कोणीय दूरी होती है उसे देशांतर कहते हैं, पूर्ण विराम लगाइए, उसके बाद एक लाइन लिख दीजिए, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर वृत्त, जैसे वहां पर आपने क्या लिखा था, क्षैतिज वृत्त लिखा था, वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ, ठीक है। देखो वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने क्या किया था बच्चों, वहां पर हमने ऐसे लाइन खींची थी, है ना, अब यहां पर मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं, तो वहां पर जब मैंने ऐसे लाइन खींची थी तो नॉर्थ और साउथ में बटा था, अब मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं तो ये ईस्ट और वेस्ट में बटेगा, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, तो ये हो गई प्राइम मेरिडियन, है ना, 0 डिग्री, यहां से हम जैसे वहां पर हमने इक्वेटर बोला था, इसको हम यहाँ पर प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, ठीक है, मेन प्रमुख देशांतर प्राइम मेरिडियन, मेन देशांतर प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, बेटा मुझसे पूछो, मुझसे ही पूछो बस, ठीक है, नहीं नहीं आप भी मुझसे ही पूछो, क्या है कि जैसे मैं पीछे देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई पूछ रहा है क्या, तो मेरा ध्यान उधर जाता है, ठीक है, तो सही में अगर पूछ रहा है तो मुझे आंसर कर देना चाहिए, वहीं खत्म हो जाएगी बात, लेकिन पता चला कि आप लोग आपस में लगे हुए हो, मैं समझा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खराब पढ़ा रहा हूँ क्या, जब खराब नहीं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ो, ठीक है, मुझसे ही पढ़ो बस, ठीक है। मैं कौन हूँ यहाँ पर, की स्टोन स्पीशी, कौन होता है की स्टोन स्पीशी, कुंजी प्रजाति, सुना है शब्द, कुंजी प्रजाति अगर नहीं होगी तो पूरा का पूरा इकोलॉजी खत्म हो जाती है, जैसे शेर कुंजी प्रजाति होता है ना, अगर वो नहीं रहा तो वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वेजिटेरियंस क्या करेंगे, सारे पेड़ पौधों को खा जाएंगे, सारे पेड़ पौधों को जब वो खा जाएंगे तो खाना बनाने वाला नहीं रहेगा, खाना बनाने वाला जब नहीं रहेगा तो
खाना बनाने वाला नहीं होगा तो बेसिक यूनिट खत्म हो जाएगी, बेसिक यूनिट खत्म हो जाएगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, की स्टोन स्पीशी कहते हैं। ये एक टर्म है, एनवायरमेंट में हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो वैसे ही एक ऐसी स्पीशी जिसके ना होने से पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो सके, है ना, पूरी पूरी स्पीशी सिस्टम ही खत्म हो जाए, उसको हम कीस्टोन स्पीशी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग बातचीत भी करेंगे तो इसी ऐसे ही फॉर्म में बात करेंगे। हमने बात की तो कैसे क्या कैसे करके आपको समझाया ना। तो एक टर्म आपको आज पता भी चल गया, और यहाँ पर वो कुंजी प्रजाति कौन है, मैं। अगर मैं नहीं होऊंगा तो क्लास ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि मुझसे ही पूछें, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है वो भी मुझसे पूछें, नहीं है कंफ्यूजन, किसी को ऐसे ही बताना है तो बाद में बताना, अभी नहीं बताना है, क्लास के दौरान कुछ नहीं बताना है, ठीक है। इंटरेक्टिव रहती है इससे क्लास, है ना। वरना कि क्या हो जाता है कि आपका ध्यान इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, आदत हो जाती है हमें, हर जिस चीज की आदत होती है हम वही काम बार बार करना शुरू कर देते हैं फिर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये हो गया। तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, एक ईस्ट और एक वेस्ट, ठीक है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। और अब जैसे हमने वहां पर एंगुलर डिस्टेंस निकाला था कि सर यहाँ से 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री, और फिर एक लाइन खींच देंगे, है ना, एक लाइन इधर खींच देंगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस तरीके करते करते 90 डिग्री तक इधर जाएंगे, और फिर ऐसे ही पीछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे वहां था वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर है। लेकिन अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या ये सारे ग्रेट सर्कल होंगे, क्या ये सारे ग्रेट सर्कल होंगे, हैं, ये सारे ग्रेट सर्कल होंगे, ये सारे ग्रेट सर्कल होंगे, है ना। क्योंकि पीछे भी उतना ही बड़ा एक सर्कल है, ये 2D है ना, ये 2D। इसमें देखो ये एक लाइन ऐसी दिख रही है और उतनी ही वैसी ही एक लाइन पीछे दिख रही है, तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये एक ग्रेट सर्कल बनता है। तो ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल बट नॉट द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में ग्रेट सर्कल सिर्फ एक ही था, यहाँ सारे के सारे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, अगर मैं इसको यहां पर बनाने की कोशिश करूं, कहाँ गया, ठीक है। तो ये मान लो प्राइम मेरिडियन आ गया, ये एक, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप लोग बढ़िया बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके का तरबूज जैसा बनेगा, है ना। और जैसे ये है वैसे ही इसके पीछे है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। ये सब फंसाने वाली चीजें हैं, यूपीएससी फंसा देता है इस तरीके से, है ना, कि वहां याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए समझ लो एक बात कि यहाँ पर ऐसा है तो क्यों है, वहां पर ऐसा था तो क्यों नहीं था। अब यहाँ पर मैंने इक्वेटर खींच रखी है, तो एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। दूसरी बात, स्पेसिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्पेसिंग के बारे में, तो देखो बच्चे, यहां पर जो स्पेसिंग है इस जगह पर, मतलब इस जगह का मतलब इक्वेटर पर, मैक्सिमम स्पेसिंग इसकी कहां पर होगी, इस पूरे में देखा जाए तो मैक्सिमम स्पेसिंग इस जगह पर होगी, है ना। इस जगह पर मैक्सिमम स्पेसिंग होगी, थोड़ी सी कम ऊपर नीचे होगी, फिर और कम होते होते यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगी और लास्ट में एक पॉइंट बचे आ जाएगा, है ना। तो मतलब कहने का कि जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का स्पेस कम होता जाता है ना। आज हम पढ़ रहे हैं इसलिए ये सब बड़ा आसान सा दिख रहा है, जब स्टेटमेंट में आता है तो मैक्सिमम लोग ये सब चीज गलत कर देते हैं। ये बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं और ये गलत हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त हम विजुलाइज नहीं कर पाते उस चीज को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं या जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स आर डिक्रीजिंग, ठीक है, आर डिक्रीजिंग, वैसे कम होती जा रही है। तो आप लिख सकते हैं बात कि स्पेसिंग बिटवीन टू consecutive longitudes decreases as we move from equator from equator to
टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे दोनों के बीच की जो जगह है, स्पेसिंग है, वो कम होती चली जाती है। ठीक है, वैसे वैसे कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है? ये किस लिए यूज होता है? लॉन्गिट्यूड्स का यूज होता है, जैसे वहां पर हीट जोन्स के लिए यूज होता था। लैटिट्यूड्स का यूज, लॉन्गिट्यूड्स का यूज टाइम के लिए, है ना। तो लॉन्गिट्यूड का यूज किस लिए होता है? टू डिटरमाइन टाइम। क्या बेटा? समय को निर्धारण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमाइन द टाइम। ठीक है, कहाँ कितना समय हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है? लॉन्गिट्यूड से पता चलता है। कैसे क्या होगा अभी जानेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? हाँ, तो वो पूरा एक बन रहा है ना। ये एक पूरा बन रहा है। आ जाओ, इसको देखो, मैं आता हूँ, देखो आप बताओ। हाथ लगाओ इस पर, पेन लगाओ, ऐसे से लाइन खींचो पूरी को। खींच ली? अब थोड़ी सी ऊपर खींचो। महसूस करो कि आपने जो सर्कल बनाया, वो सर्कल क्या बराबर बना रहे हो आप? सारे छोटे बनते जा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे करके खींचो पूरा, और ऐसे करके ऐसे खींचा तो भी पूरा, ऐसे करके ऐसे खींचा तो भी इक्वल, ऐसे खींचा तो भी इक्वल। हाँ, ये एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, 1 डिग्री नहीं होगा, बट डिग्री तो हम उससे निकालेंगे ना बीच के। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस तरह करते करते ये वाला जो है वो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, 90 डिग्री वाला। ठीक है, हाँ, कौन सा वाला? ये लास्ट वाला। ग्रेट सर्कल का मतलब एक, मतलब कहीं पर भी आप इसमें सर्कल खींचेंगे तो पूरा, कहीं पर भी आप खींचिए अगर लॉन्गिट्यूडनली, तो पूरा का पूरा अर्थ को कवर करता हुआ एक सर्कल बनेगा। तो वो पूरी अर्थ को कवर कर रहा है, तो मतलब सबसे बड़ा सर्कल है वो। ठीक है, लेकिन अगर मैं लैटिट्यूडनली आपसे पूछूं कि एक जगह पर लैटिट्यूडनली आप मुझसे एक सर्कल खींच के दिखा दो, तो आप कहोगे कि सर सेंटर पे जो सर्कल खींचा वही सबसे बड़ा है, बाकी कोई सबसे बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्गिट्यूडनली खींचोगे तो आप सारे बड़े बड़े खींच रहे हो, है ना। बॉल लेना है, एक छोटी सी बॉल पड़ी, क्या बॉल है तो बॉल पर आप, मैं खींच के दिखा देता हूँ आपको, है ना। अज्यूम कर पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, टाइम ले लो, पहली दूसरी क्लास में अगर आपने टाइम ले लिया तो आगे की क्लास सफल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये बॉल मान लो आप इसको, तो यहाँ पर अगर मैं मार्कर मार्कर लेकर के एक लाइन खींचूं, और एक मैं यहाँ पर मार्कर लेकर के, अरे ठीक है, ऐसे ही assume कर लो, तो तोड़वा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से एक मैंने लाइन खींची, बड़ा सर्कल दिख रहा है, एक मैंने ये खींच लिया, छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा सर्कल यही है बस, और तो कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर खींच लूं तो क्या इसके इससे इसके बराबर खींच पाऊंगा? नहीं खींच पाऊंगा, है ना। और वैसे भी इसको आप देखिए, तो ये तो भी इन्होंने ऐसा बिल्कुल सर्कल बनाया है फ्लैट, और हमारी बल्ज्ड है, ये बीच में सेंटर तो और बल्ज्ड है। रियल में अगर देखेंगे तो हमारी अर्थ का सेंटर बल्ज्ड है ना, तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। लेकिन अब मैं अगर लॉन्गिट्यूडनली बात करता हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनली बात की मैंने, तो ये देखो, लॉन्गिट्यूड तो बने हुए हैं ना, या लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड, जिसको भी कंफ्यूजन है इसमें देख लो एक बार। ये देखो, ये है, ये लाइन खींची हुई है, ये पूरी लाइन खींची हुई है ना, ये सब लाइनें खींची हुई हैं बीच बीच में, तो पूरी पूरी जा रही है ना। चाहे मैं यहाँ खींचूं, चाहे मैं यहाँ खींच, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 15-15 डिग्री पर खींची हुई है। तो अगर मैं कोई से भी देख रहा हूँ, कोई सी भी देख रहा हूँ, तो सब आपको कैसी दिख रही है? सब बराबर इक्वल दिख रही है। तो क्योंकि सब इक्वल है, तो इसलिए मैंने कहा ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। ठीक है, क्लियर। चलो, कितने हैं टोटल? कितने हैं टोटल? 360, है ना। तो ये मिला करके 90 इधर, 90 पीछे, और 90 इधर, 90 पीछे 180, और इधर भी 90 इधर, 90 पीछे 180, ऐसे गिन लो। या आप ऐसे गिन लो कि यहां से आपने किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए आप गए, तो यहाँ पर आपने खींचे 90। ठीक है, और फिर पीछे गए तो 90 वाला तो काउंटिंग हो ही चुकी है, तो पीछे से करेंगे तो 89 आ जाएंगे, और 0 डिग्री वाला एक। ठीक है, एक आपने 0 डिग्री वाला ले लिया इधर से, तो +1, तो 180 ये हो गए। ठीक है, वैसे ही
इसके जस्ट पीछे की तरफ देखिए, मतलब इस साइड में देखिए, तो इधर करते हुए जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए गए तो 90। वैसे ही इसके पीछे 89 प्लस 1 कौन सा, वो 180 वाला, इसके जस्ट पीछे वाला, जीरो के जस्ट पीछे 180। ठीक है, तो प्लस 1 तो इज इक्वल टू 180। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अब मैं आपको ये दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है। ये आपकी 0 डिग्री है ना, ये आपका 0 डिग्री है। ये आपका इस तरीके से इन्होंने लैटिट्यूड्स बनाने की कोशिश की है, इस तरीके से। और ये लॉन्गिट्यूड्स है, जो खड़ी खड़ी लाइंस आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर है। और सेंटर से इस तरीके से लाइंस है जो आपको यहाँ से निकलती हुई दिख रही है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है जिसको हम लॉन्गिट्यूड वाला पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि अर्थ हमारी कैसी घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है, तो अर्थ हमारी कैसी मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है। 0 डिग्री वाले को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। स्पेसिंग मैंने बता दी ना, स्पेसिंग में एक पॉइंट आप ये जरूर लिख लेना यहाँ पर कि जैसे वहां पर 111 किलोमीटर बताया था, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है ना, ये कितनी है? 111.32 इस जगह पर, क्योंकि मैक्सिमम इस जगह पर है। ठीक है, तो इस जगह पर कितनी है? मैक्सिमम है जो इस जगह पर, आप अब इधर लिख लो, मैक्सिमम इक्वेटर कितनी है? 111.32। ठीक है, ये स्पेस है जो वो कितना है? 111.32। और मिनिमम कहां पर है? पोल्स पर। स्पेसिंग है जो वो मिनिमम पोल्स पर है, और कितनी है? 0 किलोमीटर, है ना, ऊपर 0 किलोमीटर है। ठीक है, अब बताइए कि पृथ्वी है जो, उसको हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट तो रोटेट करती है, लेकिन उसको पूरा एक चक्कर लगाने में, है ना, पृथ्वी को अपना पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? पूरा एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लग जाता है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द रेवोल्यूशन, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द रोटेशन। 24 घंटे लगते हैं ना, है ना, डेली दिन हो रहा है, डेली रात हो रही है ना। कल हम दिन में ही मिले थे, आज भी हम दिन में मिले, मतलब 24 घंटे लगते हैं ना। कितना टाइम लगता है? 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? अर्थ रोटेट्स ऑन 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको हम जनरली बोलचाल में क्या लिख देते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, तो एक चक्कर का मतलब रोटेशन का एक चक्कर। ठीक है, तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लग रहे हैं। सीधी सीधी बात है, बताइए। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री, राइट। इफ आई एम सेइंग कि 360 डिग्री 1 आवर, तो कोई प्रॉब्लम? क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं 360 डिग्री 60 मिनट्स? लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मतलब 60 मिनट लिख दूं या 1 घंटा लिख दूं, बात वैसे एक ही है। और 1 घंटे में कितनी क्या क्या क्या? अच्छा अच्छा, 1 घंटा लिख दिया मैंने, 24 आवर्स, है ना, 24 लिखा हुआ है। ठीक है, 24 आवर्स लिखा। ठीक है, तो 24 आवर्स लिखा है यहाँ पर मैंने। तो यहाँ पर 360 डिग्री, चलो 360 डिग्री, आप ऐसे लिखो। अब मैं 1 घंटे, हाँ हाँ, मुझे बोलने दो। ठीक है, 1 घंटे की हम बात करें तो यूनिटरी मेथड हम सबने बचपन से पढ़ा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो 1 घंटे में कितनी देर लगेगी?
360/24। तो 360/24 का मतलब क्या हुआ, इसको काटिए 15। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर हर 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जा रही है। हर 1 घंटे में 15-15 डिग्री घूम रही है ना। हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। तो अगर हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि सर 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट 15 डिग्री, तो 1 डिग्री में 60 मिनट डिवाइडेड बाई 15, 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर हर 1 डिग्री में 4 मिनट आगे बढ़ जा रहे हैं, या हर 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ रही है। देखिए बात हुई। फिर से सुनना, मैंने यहाँ पर दो बातें आपको बताई, दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर कहा, ये बात समझ में आई बेटा क्या हुआ है ना। 360 डिग्री क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अर्थ हमारी एक चक्कर पूरा लगाती है, और एक कंप्लीट सर्कल का मतलब 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 1 घंटे में, यूनिटरी मेथड किया हमने तो 15 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सर हर 1 घंटे में हमारी जो अर्थ है वो 15-15 डिग्री मूव कर रही है, 15-15 डिग्री मूव कर रही है ना। हर 1 घंटे में 15-15 डिग्री मूव कर जा रही है। और फिर मैं, और अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने इस 1 घंटे को लिख दिया 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यहाँ पर 15 डिग्री का 15 डिग्री लिखा। फिर मैंने इसको 1 डिग्री बनाया जब, तो कितना निकल के आया, 4 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सर हर 1 डिग्री में 4 मिनट, या हर जैसे ही हम 4 मिनट हो जाते हैं तो हमारी अर्थ 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको यहाँ से पता चल गई, दो बातें आपको यहाँ से पता चल गई। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया है, तो ये दोनों बातें आपको अभी फिलहाल याद रखनी होंगी, है ना। इससे ये अभी हमें फ्यूचर में यूज आए। हाँ बताओ। आप कार में जाते हैं, जब आप कार में जाते हैं और लंबे समय तक एक कांस्टेंट स्पीड में कार चल रही होती है, तो आप लोग को पता चलता है कि आप लोग कांस्टेंट स्पीड में चल रहे, तो सो जाते हैं। मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे आप सो जाते हैं, कार को छोड़िए। प्लेन से गए हैं कभी, कार में तो भी आप महसूस कर लेते हैं। प्लेन में गए हैं, रात में कभी प्लेन में ट्रेवल किया है। रात में जब प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो वो लोग लाइटें बंद करवा देते हैं, बाहर भी अंधेरा है अंदर भी अंधेरा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आप सो जाते हैं आराम से। आंख में आजकल लोग वो पट्टी उट्टी भी लगा लेते हैं, ठीक है, सो जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता आप मूव भी कर रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड में हम मूव कर रहे हैं। हम एक कांस्टेंट स्पीड में जब मूव कर रहे होते हैं स्लोली स्लोली, तो फिर क्या है कि हम स्टेशनरी फील, अगर हमें ये पता चल रहा होता, हमें झटके लग रहे होते, तो हम अभी बैठ पाते क्या? नहीं बैठ पाते। तो अर्थ हमारी जो मूवमेंट कर रही है वो बहुत स्लो कर रही है, और बहुत एक कांस्टेंट स्पीड में कर रही है। तो हम, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब कार का ब्रेक लगेगा तो आपको पता चलता है अरे झटका लगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनर्शिया में क्या है, यही तो है कि जब हमारी कार मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव में रहना चाहे, मूवमेंट में ही रहना चाहती है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो फिर क्या है, हम आगे पुश कर जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो मूवमेंट में है लेकिन कार रुक गई है, तो हम आगे झटका लगता है। ठीक है, तो ये कार के मामले में हुआ। लेकिन अर्थ के मामले में जिस दिन वो रुकेगी, जिस दिन वो रुकेगी तो उसकी स्पीड जितनी है उसके हिसाब से हम सब फेंका जाएंगे। हम सब, क्योंकि हम सब तो चिपके हैं उसके ऊपर। तो मैंने कुछ समय पहले ये बात पढ़ी भी थी कहीं पर, कितना कुछ स्पीड भी लिखी थी उसमें कि इतना स्पीड से हम आगे जाएंगे, पानी वानी सब है जो वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि कोमा क्या, अच्छा मूवी है। अच्छा अच्छा, हाँ तो हो सकता है वहीं कहीं देखा हो, मतलब कुछ क्लिप वगैरह मैंने देखा था इसमें। उसमें ऐसा ही कुछ बात हो रही थी कि अगर स्पीड रुक जाए तो हम सब को पता चल जाएगा कि हाँ मूवमेंट में थे यार। ठीक है, वैसे नहीं पता चलता है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं तो आपको नहीं पता चलता। कार में आप लोग बातचीत करते हैं, बातचीत आराम से करते रहते हैं, कार चलाने वाला चलाता रहता है, अगर एक कांस्टेंट स्पीड में हाईवे में होते हैं तब। हाईवे पे इसीलिए मैक्सिमम एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड में होता है, तो आंखें खुली होती हैं बट दिमाग सो जाता है। जब ड्राइवर ड्राइवर को 8 घंटे 9 घंटे जब लोग चला रहे हैं, तो आपने चलाया, आप चलाते कार, आप चलाते हैं ना। तो आप कभी हाईवे पे गए होंगे जब, तो हाईवे पर क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है बीच में,
उदयपुर साइड आप जाइए कभी, वहां कोई नहीं आता लंबे लंबे दूर दूर तक, या यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इस पे जाइए, दूर दूर तक आपको जब कोई मिलेगा ही नहीं, तो आप तो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, ना आप ब्रेक का यूज कर रहे हो, ना आप एक्सीलेटर का यूज कर रहे हो, ना आप गियर डाल रहे हो, कुछ भी आप यूज ही नहीं कर रहे, आप तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो। तो अब जब आप देख तो रहे हो सामने, लेकिन क्योंकि एक जैसी ही चीज को आप लगातार देखते हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग है जो वो शांत हो जाता है, तो ना कुछ और थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं हम लोग, और उसी को हम क्या कहते हैं, नींद कहते हैं, है तो खुली आंखों से आप सो जाते हो। और इसीलिए अचानक से कुछ आ जाता है तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाईवेज पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कारण, तो जब भी आप अगर चलाते हैं कार, तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि सर जब नींद आती है कार चलाते समय, तो पता नहीं चलता कि हमें नींद आ रही है कि नहीं आ रही, हमें हमेशा क्या होता है कि हमें लगता है कि सही तो चल रहा है सब, अरे नहीं मुझे नहीं आ रही नींद, हमें सब, है ना। मेरे साइड में बैठी हुई लेडी मुझसे जब पूछती है क्या सो रहे हो क्या, मैं कहता अरे नहीं जग रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर झटका क्यों लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो इस तरीके की जो आवाजें आती हैं पता चलता है, तो मतलब फिर मुझे लगता है कि यार तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको खिड़की खोल करके फ्रेश एयर अपने चेहरे पर लगवानी चाहिए। एसी की हवा कांस्टेंट लग रही है ना, इसलिए सर्दियों में ये और प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में आप क्या हीटर ऑन कर लेते हो अंदर का, बाहर का मौसम ठंडा अंदर गर्म, है ना, मस्त नींद आती है, ठीक है। तो ये सब उसी का नतीजा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक घंटे में 15 डिग्री आपको पता चल गया, 1 डिग्री में 4 मिनट ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं आगे की बात करूं, आगे तो मैं आगे और पीछे जैसे बोलता हूं कि आगे है और पीछे है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, देखो ये एक लाइन है 0 डिग्री, मान लेते हैं, है ना, जीएमटी बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम। ये एक लाइन है, और इसके इधर वालों को हम क्या बोल रहे हैं, ये है आगे, अहेड, ठीक है, आगे। और इसके इधर वालों को हम क्या बोल रहे हैं, पीछे। क्यों बोल रहे हैं इसको आगे और पीछे, इसको आगे और पीछे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम, तो जी एक सर्कुलर बॉडी है बेटा, सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर बॉडी में कैसे कह सकते हो आप कि ये वाला आगे है ये वाला पीछे है, ये भी तो कह सकता है अरे मैं भी तो यहाँ से सर्कुलर हूँ, मैं आगे हूँ तुम पीछे हो, है ना। विकास डेवलपमेंट के हिसाब से कहें तो यही लोग आगे हैं, है ना, हम लोग तो पीछे हैं, जबकि हम हैं यहाँ पर, हमारी पोजीशन तो इधर है, ठीक है। आगे पीछे का कॉन्सेप्ट ये नहीं, आगे पीछे का कॉन्सेप्ट है सन। सन, सन जिसको पहले देखेगा वो कहेगा मेरे यहाँ तो हो गई सुबह, जिसके यहाँ सुबह हो गई वो आगे हो गया। भाई यहाँ पर सन, इस वक्त सन अगर यहाँ पर आया है, सबसे पहले जापान वाले देख लेते हैं, तो वो सबसे पहले जग गए, तो मतलब वो सबसे आगे है, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो वो आगे हो गए उनकी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि सन को सबसे पहले उन्होंने देखा। फिर सन, फिर क्या, अर्थ तो रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, 1 1 घंटे में 15 15 डिग्री रोटेट कर रही है, फिर रोटेट करती जाएगी, तो जिसको जिसको सन देखता जाएगा उसको उसको उसके यहाँ सुबह होती जाएगी, मतलब वो आगे होता गया। यहाँ वाले ने सन को देख लिया, लेकिन ये तो मस्त सो रहा है, रात हो रखी है इसके यहाँ, है ना, ये कब देखेगा, मतलब इन दोनों में कितना 24 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो मतलब ये, इसने तो सन को देख लिया और ये इसको बहुत बाद में देखेगा सन को, ठीक है, ये इसको सन को बहुत बाद में देखेगा। अब क्योंकि ये इधर वाले बहुत बाद में देखे, तो जब इसको देखेंगे तब वो कहेंगे हमारे यहाँ सुबह हो गई। तो जिसने पहले देखा उसको हम कहेंगे आगे, जिसको हम नहीं देखा उसको हम कहेंगे पीछे। तो वहीं से एएम पीएम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, है ना, इस जगह पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 नून, तो इधर वाले मेरिडियंस में क्या होगा, यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये 15 डिग्री पर एक मेरिडियन है, 15 15 डिग्री पर एक एक मेरिडियन है, तो कहोगे सर यहाँ पर 1 PM है, यहाँ पे 2 PM है, यहाँ पर 3 PM है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं, मतलब ये सब देख चुके सुबह, है ना। अब दोपहर हो गई इनके यहाँ 12 इस समय, यहाँ मतलब सन यहाँ पर चमक रहा है सेंटर पे, तो अगर सन यहाँ पर सेंटर पे चमक रहा है इस जगह पर, तो मतलब ये सब लोग दोपहर को इस समय महसूस कर रहे हैं, है ना। और ये वाले जिस समय यहाँ 1 बजा होगा उस समय यहाँ पे 11 बजा होगा, इधर 10 बजा होगा, इधर 9, इस तरीके से कम हो रहा होगा, और इधर आगे बढ़ रहा होगा 1 PM, उधर 11 AM, है ना, वहां एएम चल रहा है यहाँ पर। तो एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। एएम का मतलब एंटी मेरिडियन होता है, पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन होता है, ठीक है। पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन,
पोस्ट मेरिडियन, और AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। तो AM और PM, AM PM ये सब आप लिखते चलना, है ना, ये सब हम कभी डिस्कस नहीं करते, ये सबको मान लिया जाता है कि सब कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन ये सब कुछ आप लोग लिखते चलना, क्योंकि हम सोचते नहीं है इसके बारे में कि क्यों कैसे हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। तो क्यों का रीजन यहाँ पर सन है, सन जिसको देख लेता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी, मान लो ये हमारी अर्थ है, और ये सन है अगर, ठीक है, तो इस समय सन अगर इसके ऊपर है, तो यहां पर कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। सर पे, दोपहर के 12 बजे सन कहाँ होता है, हमारे सर पे होता है ना, आप लोग देखते होंगे तो सर पे होता है, तो मतलब यहाँ पर दोपहर के 12 बजे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर सन यहाँ पर उगा है अभी, तो ये आदमी क्या एंजॉय कर रहा है, ये आदमी दोपहर एंजॉय कर रहा है, ये मॉर्निंग एंजॉय कर रहा है। इसके यहाँ पे हल्की हल्की सी रोशनी आना शुरू हुई है, ये मॉर्निंग एंजॉय कर रहा है, इधर वाला, ये वाला, है ना, क्योंकि सन तो यहाँ है, ये इस पे डायरेक्ट पड़ रही है, सर पे इसके पड़ रही है, तो ये तो दोपहर में है बिल्कुल, ये वाला मॉर्निंग एंजॉय कर रहा है। ये वाला क्या एंजॉय कर रहा है, इवनिंग एंजॉय कर रहा है, इवनिंग, क्योंकि यहाँ पर सन इस जगह पर है, यहाँ पर इसके सर पे है, यहाँ पर वाले को आने वाला है, यहाँ वाले से होके आ गया, ठीक है, अब ये इवनिंग एंजॉय कर रहा है, ये सो रहा है, ये रात एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो एक ही समय में सन जिसको देख रहा है उस समय, सन जिसको देख रहा है उसके यहाँ मॉर्निंग, जिसके सर पे है उसके यहाँ दोपहर, और जिसके यहाँ से होके आ गया उसके यहाँ शाम, और जिसके यहाँ अभी पहुंचा ही नहीं है उसके यहाँ रात, ठीक है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट पूरे सन का। तो टाइम का पूरा खेल क्या है, लॉन्गिट्यूड से हम आइडिया लगाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि भाई सन हमारा, सन हमारा कैसा मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, सॉरी अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो अर्थ हमारी क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो इसलिए हम इस तरीके से 1 घंटे में 15-15 डिग्री वो मूव करती है। तो 1 घंटे में अगर वो 15 डिग्री मूव कर रही है, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सर 1 घंटा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, 1 घंटा आगे, है ना, तो 15 डिग्री बढ़ जाए, 15 डिग्री का बदलाव आया 1 घंटा आगे बढ़ते ही, 1 घंटे में 15 डिग्री का बदलाव आया, है ना। वैसे ही 2 घंटा आगे, आगे, ठीक है, 2 घंटे जैसे ही हम आगे, 2 घंटे हुए तो 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। 3 घंटे हुए तो कितना हो गया, 3 घंटे आगे मूव किया 45 डिग्री हो गया। 4 घंटे मूव किया तो 60 डिग्री, 5 घंटे मूव किया तो 75 डिग्री का डिफरेंस आ गया। 75 डिग्री का डिफरेंस आ गया 5 घंटे आगे और पीछे होने की वजह से। कोई किसी की लोकेशन 5 घंटे आगे और 5 घंटे पीछे, तो मतलब 75 डिग्री का डिफरेंस वहां पर देखने को मिल रहा है। 75 डिग्री आगे है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर 5 घंटे पीछे चल रहा है, मतलब हमारे और GMT के बीच में कितना डिफरेंस है, 5.5 घंटे का। तो 5.5 घंटे का मतलब कि हम उनसे कितना आगे हैं, 82.5 पर हमारी लोकेशन है, उनकी 0 पर है, 0 एंड 82.5, तो देखो 75, है ना, तो 5.5 हो गया, 5 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। 6 घंटे है तो बताओ 90 डिग्री, है ना। और 12 घंटे लिख दूं तो, अगर मैं इसी में लिख दूं कि 12 घंटे आगे, 6 घंटे के बाद 12 घंटे लिख दूं तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर मैं कहूं सर 24 घंटे, तो 360 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सभी लोकेशंस कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर मौजूद होंगी अर्थ के अंदर, है ना, कि अर्थ मतलब सन कभी 15 डिग्री पर है, उस किसी एक लोकेशन से 15 डिग्री पीछे है, तो यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें दोनों के समय में। मान लो कि आप किसी एक जगह पर हो, आप किसी ऐसी जगह पर हो जिसका लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री पर है, और मैं ऐसी जगह पर हूँ जिसका लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पर है, तो हम दोनों के बीच में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। आप लोगों के फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स कोई होंगे विदेशों में रहते होंगे, है ना, अलग अलग लोकेशंस में रहते होंगे, तो विदेशों में रहते होंगे तो कहते होंगे ना कि अभी मेरे यहाँ रात हो रही है यार, गलत टाइम फोन क्यों करते हो तुम, है ना। तो आप क्या कहते हो, तुम बड़े सोने वाले आ गए, है ना, हमारे यहाँ तो दिन हो रहा है, तो हम तो अभी करेंगे। दोस्त होंगे तो आप ऐसा करते होगे, है ना, जानबूझ के आप उसी टाइम पे फोन करते होगे जब पता होगा कि वहां रात हो रही होगी, क्योंकि यहाँ दिन है, आप कंफर्टेबल हो। वो भी यही काम करता होगा आप लोगों के साथ, है ना। मेरा एक फ्रेंड है मर्चेंट नेवी में, अब वो घूमता ही रहता है मर्चेंट नेवी में, तो घूमेगा ही क्योंकि शिप है, शिप आज यहाँ कल वहां, ठीक है, तो उसकी लोकेशन बदलती रहती है हमेशा, ठीक है।
तो लोकेशन बदलती रहती है, तो वैसे ही हमारे बीच में क्या टाइम का डिफरेंस भी आता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पहले बहुत ज्यादा आया करते थे, अब ये कम हो गए हैं। खैर ये वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बना करते थे पहले यूपीएससी में। अब न्यूमेरिकल्स उन्होंने कम, हम करेंगे थोड़े से, लेकिन अब यूपीएससी ने पूछना थोड़ा सा कम कर दिया। उनको कम करने का पीछे का रीजन ये है कि अब आ गए हैं आपके पास एप्लीकेशन। अब वो क्यों पूछेगा आपसे कि बताओ तुम्हारा दोस्त वहां है तो तुम यहाँ हो, तो कितना डिफरेंस है तुम दोनों के बीच में। आप कहोगे मैं ऐप खोलूंगा और ऐप में देख के बता दूंगा कितना डिफरेंस है ना। तो यूपीएससी ऑब्सोलीट चीजों को नहीं पूछता, अब नहीं पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन यस पहले ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे। तो खैर फिलहाल ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये सब तो अभी भी आता है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते थे, मैं करवाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो 360 डिग्री का डिफरेंस आ गया, इतनी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, 0 डिग्री वाले को मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, जीएमटी। ठीक है, तो जीएमटी क्या है, 0 डिग्री पर एक जो लाइन है, ये जो लाइन है बीच में 0 डिग्री पर जो लाइन है, उसका नाम है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों है, लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। ठीक है, लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, और वहां पर क्या है कि पहली घड़ी लगाई गई थी, सबसे पहली घड़ी, शेफर्ड वॉच बोलते हैं उसको, वॉच लगाई गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी, तो ये तो दिखाने की जरूरत है नहीं, ये सब भी हमने देख ही लिया। हाँ, ये है जॉन फ्लेमस्टेड। ठीक है, जॉन फ्लेमस्टेड है, इनको, इन्होंने ये यहाँ पर जीएमटी में ये घड़ी लगाई थी, ये पहली घड़ी है जो जनता के लिए लगाई गई थी। अगर घड़ी नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, दिन हो रही है रात हो रही है, आएगा दिन, रात आ जाएगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं है टाइम का, हम लोग आज क्या कहते हैं, टाइम बहुत प्रेशियस है, क्योंकि टाइम निकल रहा है और आपको पता है 1 साल बाद पेपर आ जाएगा, है ना। अगर कॉन्सेप्ट ही ना होता टाइम का तो मजे ही मजे थे, है ना, पढ़ते रहो, जब मन करे तो दे आओ एग्जाम। पूछो। ये पहले से ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, ये वॉच की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली घड़ी है भाई ये। मैं, ये पहले घड़ी हाँ नहीं नहीं, ये 1850s की बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की बात है। क्या बात है। हाँ, इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट आ रहा। ये अभी मैं ये सब आईएमडी आइडियल बताऊंगा, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। पहले के टाइम का कुछ चक्कर ही नहीं था। ठीक है, तो आपसे मैंने कह दिया कि कल आ जाना जब सूरज इस दरवाजे पे आ जाए, सूरज जब सर पे आ जाए तो आ जाना, इस टाइम पे बैठ के बात करेंगे। आपकी दादी वगैरह आज भी ये काम करती होंगी, मेरी दादी मुझसे ये काम करती थी। मैं सोचता था इनको इतनी ज्यादा क्या पड़ी रहती है टाइम की, ये अभी मैं लोकल टाइम पढ़ाऊंगा तब मैं ये बात बताऊंगा आपको। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी बात कर रहे हैं इस पर, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि जब तक इस तरीके के इन्वेंशंस नहीं हुए थे कि एरोप्लेन है, मतलब कोई ऐसा शिप शिप नहीं बना था, जब तक एरोप्लेन्स नहीं बने थे, तब तक आप कोई मेजर डिस्टेंस तुरंत कवर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब मेजर डिस्टेंस आप कवर कर ही नहीं रहे हैं, तो लाइफ में चेंज ही नहीं आ रहा कुछ। लेकिन आज आप यहाँ हैं, 2 घंटे बाद आप पता चला किसी और लैटिट्यूड में खड़े हो गए, दूर, मतलब इतने लैटिट्यूड में जिसमें भाई, अगर हम हमारी बात करते हैं हमारी इंडिया की, ठीक है, तो हमारी अगर इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया में खुद ही यहाँ पर ही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा 2 घंटे का। लेकिन क्या हम उस 2 घंटे के डिफरेंस को ट्रीट करते हैं, नहीं करते, ये सब डिफरेंस हम नहीं ट्रीट कर रहे। लेकिन जब आप यूएस चले जाएंगे, तो यहाँ दिन है वहां रात है, तो ये बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लाइफ से चीजें गायब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ से चीजें आना शुरू, क्या चीजें, एक का एक पूरा दिन गायब हो जाएगा, एक पूरा दिन आ जाएगा। ठीक है, बताऊंगा अभी, 2 मिनट सब्र कीजिए। ठीक है, मेनली जो वॉच और टाइम का जो ये सब कैलकुलेशन हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेंशन हो गए थे जिससे हम टाइम से तेज भागना शुरू कर दिया था हमने। शिप है ना, अब शिप की वजह से आप बैठे और पता चला आप वहां पहुंच गए, दूसरे लोकेशन पे पहुंच गए, और रात को आपको, और फोन का डेवलपमेंट हो गया। फोन नहीं था जब तक, तब तक कैसे पता कर पाओगे कि वहां क्या हो रहा है ना, और हो भी रहा है तो हमें पता ही नहीं है। तो जब तक पता नहीं है तब तक मजा ही मजा है, जब चीजें पता चल जाती हैं तो सजा ही सजा है ना। जब चीजें पता चल गई तो फिर आपको उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, है ना। जब आपको पता चल गया कि कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तभी तो आप मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मैं एक ऐसा एग्जाम लिखने वाला हूँ जिसमें 100 वैकेंसी है और अप्लाई करने वाले हैं 70, तो मेहनत करोगे क्या, नहीं करोगे। पेपर खाली भी छोड़ के आ जाओगे तो भी सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सीटें 100 हैं और अप्लाई करने वाले 70 ही लोग हैं, तो सबके 70 के 70 सेलेक्ट होने ही होने। लेकिन जब आपको ये पता है कि नहीं भाई, सीटें 1000 हैं, पेपर देने वाले 4 लाख हैं,
तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ दूसरी आ जाती है। खैर, तो ये वो घड़ी है जो सबसे पहले लगाई गई थी, ठीक है। तो ये वो वॉच है, इसको आपने देखा। तो जीएमटी जो है वो क्या है, एक जगह है लंदन में, जहां पर, अब लंदन में ही क्यों है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लंदन वाली को हम क्यों फॉलो करें, है ना। लंदन वाली को हम क्यों फॉलो करें, लंदन वाली को हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये सारी जो डिस्कवरीज हो रही थी उस समय 1850s के आसपास, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, तो उस समय लीड कर रहा था यूके। आप कहोगे सर ये जीएमटी इन्होंने बीच से अपने यहां से क्यों निकाल दी भाई, कोई चलो यहाँ पे सोच लो, है ना। यहाँ पर ही सोच लो आप कि ये जो जीएमटी है ये इन्होंने बीच से अपने यहाँ से क्यों निकाली। आप कहोगे सर अगर अर्थ को हम घुमा दें और यहाँ इंडिया को लगा दें तो यहाँ से भी तो निकल सकती थी, बिल्कुल निकल सकती थी, लेकिन जिसके पास ताकत है वो अपने आप ही चीजों को अपने आप को केंद्र सेंटर बनाएगा ना। तो इस समय हेड कौन कर रहा है, यूके हेड कर रहा है सबको, पूरे वर्ल्ड को हेड कर रहा है ना। उस समय पूरे वर्ल्ड को हेड कर रहा है, इवन यूएस भी कुछ नहीं है उस समय पे, यूएस डेवलप हो रहा है। इवन यूएस, आपको पता होगा ना, यूएस 13 कॉलोनीज कहाँ से निकल के आई, इन्हीं का पार्ट थी वो। कभी जो नकारा लोग थे, जो काम वाम नहीं करते थे, उनको एज ए सजा के तौर पे भेज दिया था कि जाओ वहां पर रहो, है ना। तो वो वहां पर रहते थे, वहां पर सारे यूरोपियन लोग एक साथ पहुंच गए, कुछ यूके के, कुछ फ्रांस के, कुछ जर्मनी के, कुछ अलग अलग, मतलब ये सब यहाँ दुश्मन है, वहां सब एक हो गए। और 13 कॉलोनीज ने मिलकर के अपने आप को कहा कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो है तो ये वही लोग ना, वहां पहुंच गए जाकर के, तो वहां पर एक नया देश बना दिया इन्होंने। तो ये सब डेवलपमेंट चल रहा है, और डेवलपमेंट में मोस्ट पावरफुल कंट्री है इस टाइम यूके। अब यूके क्योंकि मोस्ट पावरफुल कंट्री है, तो वो यही चाहेगा कि मेरे यहाँ से ही हो। तो ग्रीनविच करके एक जगह है, वहां पे पहली मीटिंग हुई, और वहां पर जब पहली मीटिंग हुई तो उस जगह पर उसका नाम रखा गया ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको उन्होंने एक मानक माना। क्योंकि जब तक आप सेंटर नहीं ढूंढोगे, एक लाइन नहीं ढूंढोगे जो बीच से दो पार्ट को डिवाइड करेगी, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि बेस किसको माने, रेफरेंस किसको माने सर्कुलर बॉडी पर, है ना। तो सबसे पहले था कि सेंटर पहले ढूंढ के लाई, तो सेंटर वो उसको निकाल लिया गया। खैर, अब एक कॉन्सेप्ट आता है आईडीएल का कॉन्सेप्ट, आईडीएल, ठीक है, आईडीएल का कॉन्सेप्ट आता है। अब आईडीएल क्या है, ये है आईडीएल, देखो ये है 180 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, ये है 180 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि नए नए डेवलपमेंट हो गए, और अब क्या हुआ कि जब तक एरोप्लेन और शिप्स वगैरह नहीं डेवलप हुए थे तब तक सब बढ़िया चल रहा था, टाइम डेवलप हो गया था, लेकिन ये कैलकुलेशन वगैरह हमने इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं की थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, मूवमेंट करना जब शुरू किया तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता था। यही प्रॉब्लम आने लगी जो अभी इन्होंने पूछा कि सर मीटिंग के लिए जब बुलाएंगे, क्लास के लिए बुलाया 11 बजे, उसके यहाँ कुछ और बज रहे थे, मेरे यहाँ कुछ और बज रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। कि बोला कि यार 11 बजे फोन पर आना, फोन डेवलपमेंट हो गया है, बोल दिया कि 11 बजे फोन पे है, वो आके बैठ गया 11 बजे, पता चला फोन आया अगले दिन 11 बजे। 24 घंटे का डिफरेंस था इंडिया यूएस में, है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो डिफरेंस जब होने लगा तो रियल प्रॉब्लम्स आने लगी। तो फिर ये हुआ कि यार हमें टाइम को फिक्स करने की जरूरत है सबके लिए, हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर इतने बज रहे हैं तो वहां पर उतने बज रहे होंगे, तो आदमी कैलकुलेट करके मैनेज कर पाएगा इन चीजों को, और अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएगा, है ना भाई। दिन हमारे पास जितना रहता है उतना ही तो काम करोगे, पता चला रात में आपने बोल दिया तो काम कैसे कर पाएगा कोई। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगी। तो यहां से हम एक आइडियल का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। आइडियल क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन है जो, ये 180 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर नहीं है, ध्यान रखना, 180 डिग्री पर है। 180 डिग्री का मतलब मैं कहां पर बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी ये आपकी जीएमटी है, ये आपकी जीएमटी है, तो मैं बात कर रहा हूं इस जगह की, पीछे, ठीक है, पीछे की बात कर रहा हूं कि हमने इसको आइडियल बनाया, कि इसको हम एक मानक बनाएंगे किसके लिए, डेट के लिए। ये टाइम के लिए बना लिया, इसको आप आईटीएल लिख सकते हैं, जीएमटी को आप आईटीएल भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, आईटीएल, ये है ना, आईटीएल भी लिख सकते हैं इसको, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। तो टाइम के लिए ये यूज हो रही है, लेकिन डेट के लिए हमने क्या किया, क्योंकि टाइम और डेट हालांकि जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आइडियल को बनाते हैं, तो इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई हमने एक, और डेट लाइन है जो वो कौन सी है, ये है 180 डिग्री पर। कहां पर है ये, 180 डिग्री पर, ठीक है। 180 डिग्री पर ये जो लाइन दिख रही है आपको टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही होगी, है ना। ये 180 डिग्री पर
जो लाइन दिख रही है ये आपको कैसी दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है। और टेढ़ी मेढ़ी सी इसको क्यों बनाया गया है, इसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया गया है ताकि हम एक जैसी सिमिलैरिटी ला सकें, है ना, एक जैसी सिमिलैरिटी ला सके। मतलब ये देखिए यहां से सीधी भी खींची जा सकती थी, लेकिन इसको सीधा ना खींच करके कुछ जगहों पर टेढ़ा मेढ़ा मस्त मात्र इसलिए किया गया है ताकि अगर अब ये मान लो कि ये पूरा का पूरा रशिया का हिस्सा है ना, अब मैं इसको सीधा खींच देता हूं यहां से, तो ये वाला जो हिस्सा है जो कि एशिया का पार्ट है ये इधर चला जाता, है ना। और इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर पानी था बीच में तो इसको हमने बीच से ऐसे ले लिया ताकि पूरे के पूरे देश में एक बजरा, मतलब जो भी बज रहा हो वो फिक्स बज रहा हो। ऐसा ना हो कि देश के एक हिस्से में इतना बज रहा है, देश के दूसरे हिस्से में एक्सट्रीम अंतर आ रहा हो, है ना, ऐसा ना हो। तो सिमिलैरिटी लाने के लिए, मतलब आप इंडिया में ही सोचो कि पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो रियल में अगर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं है कि रियल में जितने अरुणाचल प्रदेश में बजे हैं और जितने अभी यहाँ पर बजे हैं उसमें डिफरेंस तो है, रियल में देखा जाए तो डिफरेंस है, लेकिन हम तो नहीं मानते कि डिफरेंस है, हम तो एक ही मान के चलते हैं। तो अभी पढ़ाऊंगा मैं वो चीज। तो उसी चीज को इन्होंने यहाँ पर नलीफाई करने के लिए, ताकि चीजें एक तरफ हो जाएं, है ना, पूरे के पूरे देश में जो भी बजाओ वो एक बजाओ, एक ही जैसा बजाओ। तो इन्होंने ये मोड़ इस तरीके के ये घुमाव आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ घुमा हुआ दिख रहा है, कुछ आपको यहाँ पर घुमा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या है, बैलेंस आउट करने की कोशिश इन्होंने की है। तो ये एक आइडियल यहाँ पर खींची। आइडियल के खींचने से हुआ क्या, ये क्या है बेटा, देखो नॉर्मली जब आप कोई भी मैप देखते हो इंडिया का, तो सॉरी वर्ल्ड का, जब आप कोई नॉर्मली मैप देखते हो तो नॉर्मली अगर मैं आपको मैप मैप के बारे में बताऊं तो नॉर्मली आपको ऐसा दिखता है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये जीएमटी है तो इधर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको रशिया दिख रहा है, या यूरोप, यूरेशिया कह लूं मैं इसको, यूरेशिया दिख रहा है ना। ऐसा ही तो दिखता है कि इधर यूरेशिया दिखता है और इधर आपको नॉर्थ अमेरिका दिखता है, यहाँ आपको साउथ अमेरिका दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना। इधर आपको अफ्रीका दिखता है, अफ्रीका दिखता है, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखता है, ऐसा ही दिखता है कुछ कुछ, ठीक है। इसीलिए कहा मैंने कि एक बड़ा मैप अपने घर में लगा लेना, ठीक है। तो नॉर्मली तो हमें ऐसा मैप दिखता है जो कि आपको अभी भी इस समय दिख रहा है, यहाँ पर देखो, है ना। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर हम बनाए तो ठीक है, आप इसको रफली ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे समझ लो, ठीक है। और इसको आप इधर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये वर्ल्ड मैप है तो आप इस वाले हिस्से को कहोगे सर ये रशिया है, और इस वाले हिस्से को कहोगे इधर ये नॉर्थ अमेरिका है, बीच में आपका अटलांटिक ओशन, ऐसा ही दिखता है। तो अगर मैं बीच में यहां से लाइन खींच रहा हूं कि ये सेंटर है बेटा, अगर मान लो कि ये सेंटर खींच रहा हूं, तो आप ये तो समझ पा रहे हो कि सर ये रशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, इधर यूएस वाला हिस्सा इधर है, ठीक है। यूएस वाला हिस्सा इधर दिखता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और रशिया। अब मैं इसको घुमा दे रहा हूं, अब मैं इसको कैसे देख रहा हूं, पीछे से जाके देख रहा हूं 180 डिग्री पे। अभी ये 0 डिग्री है, अब इसके पीछे देख रहा हूं एग्जैक्टली। अगर मैं कहूं आपसे तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहां से समझिए कि यहां से अगर मैं आपको दिखा रहा हूं तो इधर आपको रशिया वगैरह दिख रहे हैं, और इधर आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब इधर दिख रहे हैं। मतलब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं, राइट। लेकिन जब मैं इसको पीछे से देख रहा हूं इधर, तो ये तो अपोजिट साइड घूमे हुए दिख गए ना। जो ईस्ट में है वो वेस्ट में दिख रहा है, जो वेस्ट में है वो ईस्ट में दिख रहा है, मुझे लेफ्ट राइट उल्टा हो गया। बस इतनी सी बात है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, जो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और फिर भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, मात्र इस पॉइंट की वजह से कि इस पर ध्यान नहीं जाता लोगों का कि ये जो बदलाव हम जो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो बस इसको उल्टा पीछे से देख रहे हैं, इसलिए ये घूम गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका रशिया, क्योंकि पीछे से देख रहे हो इसलिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं अगर कह रहा हूं कि ये हमारा एक सर्कल है, और अगर मैं इसको इस तरीके से मान लो कि एक ये दिखाऊं, और मैं आपसे कहूं कि यहां पर है आपका रशिया और यहां पर है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और रशिया को ही क्यों ट्रीट कर रहा हूं मैं,
वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप मैप में देखेंगे ना, तो मैप में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यार यहाँ इसके 180 का अंतर है घूमने पर, इस जगह पर और इस जगह पर 180 डिग्री, वो सॉरी 360 डिग्री का अंतर आ जाएगा, पूरे 24 घंटे का अंतर आ रहा है। 360 मतलब 24 घंटा था, अभी बताया था आप लोगों को, 360 मतलब 24 घंटा, तो 24 घंटे का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, है ना। तो इसलिए इसको ही हमने मानक मानते हुए, इसको आइडियल भी यहीं पर है, और यहां से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर इंडिया को लेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए ये पॉइंट आपको समझने में इजी पड़ेंगे, ठीक है, कि भाई आप आसानी से यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। कितनी देर लगेगी आपको? 10 मिनट, मतलब भाई यार, है ना, 1 घंटा मान लो, 15 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, थोड़ी ही देर लगेगी यहाँ से वहां, लेकिन टाइम जोन में कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, इसलिए इसको इस जगह पर माना है, ठीक है। खैर, तो फाइनली कहने की बात है कि यहाँ पर है रशिया, रशियन कॉन्टिनेंट इधर है, और यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। पृथ्वी हमारी घूम रही है, पृथ्वी हमारी घूम रही है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले जो कंट्री हैं वो इस समय कहाँ पर आ गए हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गए हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गए हैं। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गए हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्री है जो वो हमें ईस्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप पहले याद रखिए, क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। जब भी आप वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जब भी आप वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तो हमें एक दिन का गेन होता है, 1 डे गेन होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है? 1 डे गेन होता है,